आरिफ मोहम्मद खान, आप एक तरह के आदर्शवादी धर्मनिरपेक्ष फ्रेम ऑफ माइंड में ऐसा लगता है कि फंस गए हैं। आप ये देखिए, हम एक ऐसे देश में जी रहे हैं जहां मेनका गांधी ने ये कहा कि मुसलमान मुझे वोट नहीं देते, मैं उनका काम नहीं करूंगी। हम ऐसे देश में जी रहे हैं जहां पर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री रहते हुए, आप यमन में जीना चाहती हैं, उन्होंने कहा आप सीरिया में जीना चाहती हैं। मेरा सवाल हाँ, बताइए। उन्होंने वायनाड के लिए कहा कि राहुल गांधी वहां चुनाव इसलिए लड़ने गए हैं क्योंकि वहां पर उनको मालूम है कि हिंदू उन्हें वोट नहीं करेगा। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां 303 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में एक भी मुसलमान बीजेपी की तरफ से नहीं है। तो आप ये बताइए कि ऐसे वक्त में जहां की पूरी पॉलिटिक्स एंटी मुस्लिम एक पिलर पर बेस्ड हो, वहां आप एक तरह की एक रिजिड लीगल सेक्युलरिज्म में ऐसा लगता है कि फंस गए। चलिए ठीक है, आप पाकिस्तान में रहना चाहती हैं जहां पे हर जुमे को मस्जिदों में बम फेंके जाते हैं? मैं हिंदुस्तान को बेहतर बनाना चाहती हूं। आपने जुमला ये नहीं कहा, मैं हिंदुस्तान को बेहतर बनाना चाहती हूं। जी नहीं, आपने जुमला कहा हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं। किस तरह के हिंदुस्तान? जी नहीं, आपने जो जुमला कहा है वो कहा है हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं। तो आप पाकिस्तान में रहना चाहती हैं जहां पे हर हफ्ते हर मस्जिद में बम फोड़े जाते हैं? आप सीरिया में रहना चाहती हैं? आप यमन में रहना चाहती हैं? आप कौन से मुल्क में रहना चाहती हैं जहां लोगों के इंटरेस्ट जो हैं, उनके हुकूक महफूज हैं? और मुझे कोई एक मुल्क का नाम बता दीजिए। आप जिस मुल्क में रह रही हैं वो मुल्क वो है जहां देवबंद वालों को इसकी इजाजत है। ये किताब देवबंद में निसाब का हिस्सा है, सिलेबस का हिस्सा है ये किताब। इसमें जिहाद, कुरान कहता है उज़ीना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, लड़ने की इजाज़त सिर्फ उनको दी जाती है जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ी गई है, उन पर जुल्म किया गया है, उनको उनके घरों से निकाला गया है। और देवबंद क्या बताता है जिहाद का मकसद क्या है? और मुझे कोई एतराज़ नहीं है, कुल 4% बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन ये 4% वो हैं जिनका मस्जिद के मिंबरों पर कब्जा है, वहां से ये तकरीरें करते हैं। लेकिन आखिरी बात पहले बात सुन, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था कब हुआ था हिंदुस्तान मेरी में? बात ये भी तो मुझे बता दीजिए भाई, मेरे पहले इसको तो सुन लीजिए। शरीयत में जिहाद दीन हक की तरफ बुलाने और जो उसे कबूल ना करे उससे जंग करने को कहते हैं। ये देवबंद में, और इस किताब को बच्चा जब आता है तो वो यूं करके आंखों पे लगाता है, चूंकि उसको कहते हैं ये अल्लाह का कानून है। ये नहीं कहते कि ये देवबंद वालों की राय है। और ये मैं जो अंग्रेजी से कोट किया करता था, मेरे दोस्त कहते थे अरे भाई गलत तर्जुमा तो नहीं है? तो मैंने ये 9 वॉल्यूम देवबंद से मंगाए, देवबंद के छपे हुए हैं, मकतबा थानवी देवबंद जिला सहारनपुर। ये पढ़ाएंगे। नमस्ते, स्वागत है आपका इंडिया दिस वीक के नए एपिसोड में, और मैं हूं आपकी होस्ट आमना खालिद बेग के साथ। Hi, this is Khalid Baig and welcome to yet another episode of India This Week. Gives us great joy that we have Arshia Malik joining us. Of course, she needs no introduction. Author, writer, columnist, one of the most important influential thinkers driving the Indic Renaissance fight back for this generation. Welcome, Arshia. Hi, Khalid. Namaste. Tahir Saab, Assalamu alaikum. And we have Taher Anwar, who we all love, and again, a fab thinker, original thinker, researcher, scholar in Islam, and we love reading his writings and, his analysis on a gamut of subjects. So welcome, Taher, again. Good to have you again. Hi, Khalid. Hi, Arshia, and hi, Amna. Thanks a lot. Right. So as you could see from the title today, we've asked ourselves, and that's what we're going to discuss, that is India the greatest country for Muslims? And I would want to take the lead in answering this, and then others can join in. For a country to have, for the last 35 years, 3 decades and over, and continuously running, 3 Muslim superstars, people who you love out of emotions, there's no force, right, in a Hindu majority country, all of them extremely popular, globally popular, and worth 5,000, 6,000, 10,000 crores. I don't know what else would you want in a country like that. And of course, I'm talking about Shah Rukh Khan, Salman Khan, and Amir Khan. Let's not just stop there. Talking about one of the greatest musicians ever, music composers, Allah Rakha Rahman, that's again India. You go back
to Tahir Saab's favorite singer, Mohammad Rafi, who is so loved in the country. And even today, generations later, he's kept alive by the Hindu majority and, of course, by the other minority communities as well. The fabulous, sexy Parveen Babi, Zeenat Aman, the incredibly talented Amjad Khan, Irfan Khan, again, who took India to the globe, Dilip Kumar, Wahida Rahman, and of course, someone who's, I mean, I don't agree with his ideological spectrum much nowadays, Javed Akhtar, but he too comes from India. Now, we're talking about the Hindi film industry. We're talking about something which is the soul of India, which has driven the narrative, which is like a very popular thing. If we come down to cricket now, the second most obsession, actually not second, actually the most popular religion in India, you have Mansoor Ali Khan Patodi, Syed Kirmani, Muhammad Azharuddin, Zahid Khan, Muhammad Kaif, Pathan brothers who came from absolute poverty to reach to the stars, Muhammad Shami, Muhammad Siraj, Wasim Jafar, a domestic giant, Ranji, cricket god, Munaf Patel. You look at Sania Mirza, you look at Nikhat Zareen, the current toast of India, the boxing champion. You look at someone who Amana feels especially proud about, Bharat Ratna Ustad Bismillah Khan, the one who took Shehnai to the world. He has the highest civilian honor given to him. Ustad Amjad Ali Khan. You look at the presidents India has had, Dr. Zakir Hussain, Fakhruddin Ali Ahmed, and obviously our favorite, one of the greatest ever, APJ Kalam. Now you go to Indian Air Force, and they had a Muslim Indian Air Force chief in 1978 itself, Idris Hassan Latif Saab. You look at IB head, the Intelligence Bureau head, there was an Asif Ibrahim. You look at the Chief Justices of India, you had Muhammad Hidayatullah, you had Mirza Hamidullah Baig, you had Aziz Mushabbar Ahmadi, and you had Altamas Kabir. So 4 Chief Justices. You look at the 5 billionaires currently, which are in the top 100, Azim Premji amongst the top 10, Yusuf Ali, the owner of Lulu Malls in Middle East. You look at Irfan Razak, who's at number 66, is a Bangalore-based investor giant, basically in real estate. You look at Habib Khorkiwala, Wokhard, he owns Wokhard Companies, which is a giant in pharma drugs. Then you look at beautiful, and this is a story I know Arshia will love, the owner of Sipla, Yusuf Khwaja Hamid, whose mother was a Jew, father was a Muslim. That can happen only in Europe, right? Now, after all this, some more stats there. 50 Muslim majority countries in the world out of 200 countries. But the second highest population of Muslims in the world is in a Hindu majority country, and that is India, right? Even though that's a Hindu majority, how much more tolerant does this majority have to be? Question again for people. 50 Muslim majority countries, out of that many Islamic countries, and the second highest number of mosques for any country in the world is in India, 2 lakh plus. How much more tolerant does the Hindu have to be? That's a question. Now let's discuss within India. Lakshadweep, the Union Territory of Lakshadweep, 96.58% of Muslims. So really don't understand New York Times, WAPO, who is getting oppressed, what else is this country to give to Muslims? JNK, the home state from which me and Arshia come, 68.3% Muslims. Assam, 34%, West Bengal, 27%, Kerala, 26%, Uttar Pradesh, 20%. Who again said this is a minority? I don't know. And after that, you have been pampered even more. You've been given your own educational institutions, minority institutions. The second largest majority has minority institutions. Aligarh Muslim University, Osmania University, Jamia Millia Islamia, and many more. I've just named the top 3. What is a minority institute? It's an institute of higher education enrollment of a single minority in which their enrollment exceeds 50%, right? You have your own personal law board as well, which warriors like Amna and Arshia have been fighting against. That means you have your own personal laws as well. Oh my God, this is like a mother, nurturing such as this. After that, here is the mother of all the things. This is something which even was a big revelation for me. The oppressed community, according to the Islamist Singh communists, has a board, which is a Muslim-owned board for Islamic purposes, which is the 3rd largest ownership of land. Which board in India owns the 3rd largest amount of land? Number 1 is the railways, which owns maximum amount of land. Number 2 is defense. And number 3, behold, it's the Waqf board in India. They own 6 lakh acres of land, which is worth 12,000 billion. I don't know how you would write that in paper, right? And this is according to the Joint Parliamentary Committee headed by K. Rahman in 2009. So till then now, they would have got even more.
And waqf, of course, is the property given in the name of Allah for religious and charitable purposes. So in a country amongst the very rare, out of 50, we hardly have 4 or 5 secular Muslim countries. You are living in a country with all these incredible benefits, and you are sharing it with Hindus, Christians, Sikhs, Jains, Jews, Parsis, and atheists, right? And you are apparently oppressed here for this decade. So that's my starting. Arshia can jump in and tell us that, do you think India is the greatest country for Muslims? Khalid, you've really done your homework. In fact, this whole speech, I'm going to ask you to forward it to me. It's actually a whole article. And I'm sure had the Washington Post and New York Times been accommodative of it, should have been published. Should have been published. Thank you. You are right. As you were talking about all these high profile, I won't say celebrities, because we all have heard of the American dream. I believe in the Indian dream. So what you just described, this whole galaxy of stars and all, they are, a result of the Indian dream. If you work hard, you're assimilated, and you're on the rightful path, you can actually be successful in India. Secondly, proof today that you, me, Amana, and Tahirji is, we're talking, we are discussing this, is again the proof of the tolerance in India. My stance, I'm skeptic, I'm a heretic, and yet, I haven't faced any kind of threat. Amana is vocal on Twitter. I've seen the kind of flack she receives, but still, that's healthy. That's the civilized discourse. Tahir Saab, I've been reading his posts and I'm impressed. I'm very impressed. I'm also impressed that he accepts my rebuttals and everything. इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि इंडिया में ही आप सुरक्षित हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं। और ताहिर, खालिद, आपने जो अभी एक पूरी लिस्ट बताई कि एक तो वक्फ बोर्ड का, एंड कि हमारे अपने पर्सनल लॉज हैं, इतना अकोमोडेटिव रही है हिंदू मेजोरिटी राइट फ्रॉम द टाइम जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, इससे ज्यादा प्रमाण क्या हो सकता है कि वी आर नॉट ऑप्रेस्ड एक्चुअली। मैं सुनना चाहूंगी ताहिर जी क्या कहते हैं, क्योंकि आगे जाके हम ये वाजिफ करेंगे कि ये क्यों है, ये ऑपरेशन का जो ये है नैरेटिव क्यों। हाँ ताहिर साहब बताइए। हाँ बिल्कुल, आपने जो बातें रखी, और खालिद का तो खैर एक बहुत ही गहरा रिसर्च है और बहुत अच्छी बात है, सारी बातें इसने बहुत अच्छे तरीके से सामने रखी कि इसमें कहीं पर भी हमें ये सारी बातें नजर नहीं आती जो एक मिसकंसेप्शन आज बहुत बड़े पैमाने पर लोग फैला रहे हैं, और जो भी सोशल मीडिया या जो उनके पास जो भी उनके अपने जराए हैं उससे वो लोगों के सामने ये सारा चीज पेश कर रहे हैं, गलत पिक्चर इसका जो एक तस्वुर लोगों के सामने रखा जा रहा है। तो इसकी कोई हकीकत नहीं है। और एक फैक्ट्स जो है जो खालिद ने हमारे सामने लाया, उसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि दारुल उलूम देवबंद जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा दारुल उलूम है, सबसे ज्यादा बच्चे वहां से हिफ्ज करके निकलते हैं पूरे दुनिया में। तो ये भी एक चीज ऐसी है जो इतना ज्यादा मतलब इस्लाम के हवाले से अगर देखा जाए तो इतने सारे बच्चे वहां पर से इल्मियत करके और हिफ्ज करके वहां से हर साल फारिग होते हैं। तो इससे बड़ा और क्या टॉलरेंस का एक एग्जांपल हो सकता है। जो एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है वहां पर आपको इतना फ्रीडम है कि आप अपने रिलीजियस लॉस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक पूरा का पूरा एक अपना क्या बोलते हैं आपको कवानीन बना करके रखा हुआ है, जो कि कई जगह पर जो है संविधान से टकराव में आता है, कई जगह पर दूसरे जो मेजॉरिटी हैं उनके लॉज के साथ में टकराव में आता है। बावजूद उसके आप एक सो कॉल्ड, जिसको मैं कह सकता हूँ कि एक अप्रेस्ड कम्युनिटी अपने आप को पेश कर रहे हैं। तो ये बड़ी शर्मनाक बात है, क्योंकि आप देख लें इतने सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनकी बात छोड़ दें आप, वहां पर क्या हाल है मुसलमानों का सभी जानते हैं, सब देख रहे हैं। लेकिन जो गैर मुस्लिम कंट्री है, चाहे वो अमेरिका हो या फिर यूरोप के इतने सारे कंट्रीज हैं, सिंगापुर है, हांगकांग है, जो दूसरे गैर मुस्लिम कंट्रीज है, वहां पर जाकर के देखें कि मुसलमानों के लिए क्या सुविधा मौजूद है, किस तरह की चीजें वहां पर मौजूद है, क्या उनके लिए अलग से कवानीन है, क्या वो 4 शादियां कर सकते हैं, क्या वो तलाक के मामले में भी वही रवैया अख्तियार कर सकते हैं जो वो यहाँ पर अख्तियार करते आए हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए तो हमें पता चलता है कि ये एक ऐसा मुल्क है जहां पर मुसलमानों को सबसे ज्यादा फ्रीडम है, इवन कि मुस्लिम कंट्रीज से भी ज्यादा फ्रीडम। यहाँ सड़कों पे आराम से आप नमाज पढ़ सकते हैं। आप सऊदी अरब में ऐसा नहीं कर सकते, दूसरे मुल्कों में आप ऐसा नहीं कर सकते। कई सारे ऐसे मुल्क है जहां पर इन सब चीजों के लिए प्रोहिबिशन है।
लेकिन यहाँ हमने देखा है कि यहाँ पर सारे मुसलमान जो है बहुत आराम से और अच्छी जिंदगी बसर कर रहे हैं, बावजूद उसके वो एक क्या बोल सकते हैं कि एक ड्रामा बना करके उन लोगों ने रखा हुआ है कि अप्रेस्ड कम्युनिटी। तो मैं तो बस यही कहना चाहूंगा। आमना की बात सुनते हैं इस पे। खालिद ने आई थिंक एक पूरी स्पीच ही दे दी जिसमें कि हमारा पूरा आंसर हो गया। अभी हम थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं, जो एडिशनल बातें छूट गई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में मुसलमानों को इतनी फ्रीडम मिली है जो मुस्लिम खुद दूसरे मुस्लिम को नहीं देते। बेसिकली एक शिया सुन्नी को नहीं देता, अहमदी का तो जीना ही हराम हो जाता। लड़कियों को जो आजादी है वो अलग है, जो लिबरल मुस्लिम अपनी जिंदगी जावेद अख्तर की तरह बिताना चाहते हैं वो भी बिता लेते हैं। तो ये जो आजादी पॉसिबल हुई है हमें, ये हुई है हिंदू मेजोरिटी की वजह से। तो हमें तो, मैं इस बात की बोलती हूँ, खुशनसीबी है कि हम हिंदू मेजोरिटी में रहते हैं कि हमें हर तरह के मुसलमानों को अपनी अपनी जिंदगी अपनी तरीके से बिताने का एक फ्रीडम मिला है। कोई आकर के आपका ईमान नहीं नापता रहता है हर टाइम, ठीक है। जब देखो तब वो मीटर लेके आ जाते हैं कि तुम्हारा कितना ईमान है बताओ हमें, वो आजादी है। सुन्नी मेजोरिटी में जब देखो तब शियाओं की मस्जिदों पे बॉम्ब गिरते हैं, वो यहाँ नहीं होता है, राइट। आप अगर शिया मेजोरिटी में देखें तो वहां लड़कियों को हिजाब डालना जो है कंपलसरी है, वो यहाँ नहीं होता है। इससे ज्यादा फ्रीडम आप क्या ही लेंगे। अब दूसरी तरफ एक ऐसी भी कंट्रीज की बात आ जाती है जो कि कम्युनिस्ट हो जाती है। वहां तो आपको कोई भी रिलीजन के बारे में कुछ भी नहीं अलाउ होता। देख लीजिए चाइना में क्या हो रहा है, इनफैक्ट वहां तो एक जेल जैसा बना दिया, वहां जेलों में रख रहे हैं। इवन एक बात मैं बोलना चाहूंगी कि नेपाल में मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किया कि इसको वापस से हिंदू राष्ट्र बनाओ, क्योंकि अब वो कम्युनिस्ट के रास्ते पे जा रहे हैं तो मुस्लिम को प्रॉब्लम हो रही है अपने धर्म को फ्रीली फॉलो करने के लिए। तो मुझे तो बड़ी हैरानी हुई पढ़ के कि ये क्या है, मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र वापस से बनाओ। इससे मालूम पड़ना चाहिए कि हिंदू मेजोरिटी में हमको कितनी सारी फ्रीडम मिलती है। पर यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ डिफरेंट काइंड ऑफ एकेडमिक में बोला जाए या स्कॉलरली जो बहुत ज्यादा डिस्कशन होता है कि अगर किसी जैसे कोई भी कम्युनिटी है या जो लोग रहते हैं उनकी कैसी हालात है, हम बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स पे नाप सकते हैं। सिस्टम में उनकी क्या कंडीशन है, सोशली इकोनॉमिक क्या कंडीशन है। तो इसमें जो सबसे बड़ा जो नैरेटिव बनाया जाता है डेटा देकर, वो दिया जाता है कि मुसलमानों की गवर्नमेंट जॉब में कम प्रेजेंस है या सोशियो इकोनॉमिकली वो बहुत ही बैकफुट पे हैं। लेकिन ये सारे जब बातें की जाती हैं तो प्रॉपर डेटा कभी नहीं लाया जाता है। अगर आप हिंदुओं में भी देखेंगे तो जब कास्ट वाइज डेटा आते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि जो दलित है और आदिवासी हैं अभी वो भी थोड़ा बैकफुट पे है, हमको धीरे धीरे आगे लाया जा रहा है। तो इंडियन मुस्लिम के साथ भी यही है कि 85% जो है वो लोअर कास्ट है, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए वक्त लगेगा, जो धीरे धीरे उनके अंदर पढ़ाई एजुकेशन ये सब जो है सोसाइटी में धीरे धीरे आगे आएगा। उसमें उस खुद की कम्युनिटी की भी एक भागीदारी होनी पड़ती है। तो हमारी कम्युनिटी कहाँ खुद आगे नहीं बढ़ रही है, अपनी लड़कियों को पीछे रखना चाहती है, वो चीज भी ये बिल्कुल ही एड्रेस नहीं करना चाहते हैं। बस एक डेटा ला करके कि बस मुस्लिम का बहुत बुरा हाल है, हमको तो पार्टिसिपेशन मिलता नहीं। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आपको कैसे पार्टिसिपेशन मिलेगा। पिछली बार का डेटा था कि जितने परसेंटेज ग्रेजुएट हुए थे मुस्लिम, उतने ही परसेंटेज उन्होंने IAS एग्जाम क्वालिफाई किया था। तो आप पढ़ोगे तब तो आप सिस्टम में आओगे ना, उसमें आप मेजोरिटी को पोस्ट के क्या करोगे। प्लस जो एड्रेस होना चाहिए सोशल जस्टिस विद इन द मुस्लिम, कि किस तरह से सर्टेन लोगों का होल्ड है और जो बाकी लोग हैं वो मेन स्ट्रीम में नहीं आ पा रहे, वो तो हम करते ही नहीं है, वो तो हम सिर्फ हिंदू सोसाइटी के लिए करते हैं। तो ये जो ऑपरेशन ओलंपिक का सबसे बड़ा जो मतलब एक डेटाबेस वो लेकर आते हैं ना कि हाँ देखो ये है डेटा, तो उस डेटा का एनालिसिस अगर आप पूरा करोगे तो उसमें भी बहुत हद तक हमारे ही लीडर और इंटेलेक्चुअल जिम्मेदार हैं, जिन्होंने रिफॉर्म नहीं लेकर के आया, जिन्होंने सोशल जस्टिस लेकर के विद इन नहीं आया। दूसरा, सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। I mean, यहाँ का राष्ट्रपति मुस्लिम बन सकता है। इट्स नॉट लाइक पाकिस्तान की, अगर आप मुस्लिम नहीं हो तो आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते या प्रधान नहीं बन सकते। इंडिया के 2 हिंदू मेजोरिटी जो स्टेट है वहां के CM मुस्लिम बने हैं, 2 हिंदू मेजोरिटी। और जो अभी आपको पता ही है कश्मीर का मुस्लिम मेजोरिटी है, एक हिंदू CM बन जाए तो बड़ी, मतलब मुझे उम्मीद नहीं है कि
होगा ऐसा, बट ये सवाल नहीं पूछेंगे वो आपसे। वो सिर्फ पूछेंगे कि हिंदुस्तान का कभी पीएम बनेगा क्या मुस्लिम? अरे सीएम बने हैं ना, आप इधर भी तो देखो कश्मीर में, वो सब बिल्कुल नहीं पूछेंगे। सिस्टम में कुछ नहीं है। और प्रॉब्लम क्या होती है, आप इंडिविजुअल को नहीं पकड़ सकते, इंडिविजुअल के अंदर बिगेटरी हो सकती है, बाइसेस हो सकते हैं, बट हमारा सिस्टम फेयर है या नहीं, वो सिस्टम इंश्योर करता है कि जो इंडिविजुअल के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। इंडिया से फेयर सिस्टम आपको कहाँ मिलेगा, जहां सोशल जस्टिस के नाम पे इनफैक्ट जो लोग माइनॉरिटी के दायरे में आते हैं उनको इतना ज्यादा प्रोटेक्शन दिया गया है कि कहीं ना कहीं वो मेजोरिटी के साथ नाइंसाफी लगने लगती है, अगर आप देखें तो मतलब अगर मैं अलग अलग पैरामीटर्स पे भी देखती हूँ, सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर पे देखती हूँ, सिस्टम पे देखती हूँ, पॉलिटिक्स में भागीदारी देखती हूँ, तो मुझे तो दिखता है कि नहीं, प्रॉब्लम आपके अंदर ज्यादा है, बल्कि स्टेट कई बार काफी मेहनत करती है आपको मेन स्ट्रीम में लाने में। जब पोलियो हटाना था तो ये रिटन डेटा स्टैटिस्टिक है कि मुसलमानों के अंदर पोलियो हटाने के लिए स्टेट को कितना एक्स्ट्रा काम करना पड़ा था। तो बर्डन तो हमारे अंदर कई बार लोग बनते हैं, उन चीजों को बिना नोटिस किए हुए एक बहुत ही गलत रॉन्ग परसेप्शन बनाना कि मुस्लिम्स के साथ स्टेट, बकायदा ये भी नहीं कहना कि सोसाइटी में एक एक फॉल्ट वो जो हो जाता है दो कम्युनिटी के बीच में गैप है, बल्कि कहना कि स्टेट जाति कर रही है। इस तरह का नैरेटिव बनाना बहुत ही नाइंसाफी है, सिर्फ इंडिया के साथ नहीं बल्कि मुस्लिम के साथ। एक नॉर्मल मुस्लिम जो अपनी जिंदगी यहाँ पे बहुत बेहतर कर सकता है, उसको विक्टिमहुड में ढकेलना उस पूरी कम्युनिटी के साथ बहुत बुरा है मेरे हिसाब से। तो आई थिंक कि ये मेरा एक नजरिया है, एंड we can carry on with this, so और अच्छे से समझ में आए। So my second question, taking from this, and this would be specifically for Tahir, since you're a scholar of the religion and regarding things like that. Now my second claim, my first claim was India the greatest country for Muslims. I think we've arguably, we've justified established it. Tahir, now I want to make another claim, and again this is fact-based. There is no other country on the face of the planet in which all sects within Muslims live in peace without the fear of being persecuted by the other sect. Like the Sunni doesn't live under the fear like in Iran under the Shia doesn't live under the fear under Sunnis. Those subsects within Sunnis don't fear that we will get killed in bomb blasts in mosques. So India is the most diverse country when it comes to the diversity of the schools of Islam, right? So that way, Tahir, if you could tell us that what are the two major sects within Islam and what are the subsects within them, and a brief, what are the different thoughts, why are they different? Starting from the main two denominations. इस्लाम में जब हम इसकी जो तारीख है उसको पढ़ते हैं तो पता चलता है कि शुरुआत में ही जब रसूल अल्लाह के जाने के बाद से ही जो है ये सेक्ट में डिवाइड होते चला गया, और दो बड़े फिरके बने जो सुन्नी और शिया के नाम से आज हमारे सामने मौजूद। उसमें उनके अंदर फिर धीरे धीरे करके सबसेट्स भी बनते चले गए और बहुत सारे सेक्ट बने अलग अलग इश्यूज को लेकर के। कुछ लोग कुरान के बारे में कुछ अपनी राय रखते थे, कहते थे कि कुरान जो है वो मखलूक है, कुछ कहते थे कि मखलूक नहीं है। तो कुछ मुताजिला हो गए, कुछ आशारी हो गए, कुछ मातुरिदी हो गए। शुरुआत के वक्त में बहुत सारे अलग अलग सेक्ट्स बनते चले गए और अनफॉर्चुनेटली कोई भी सेक्ट किसी दूसरे सेक्ट के साथ मुत्तफिक नहीं हो सका और हमेशा एक दूसरे पर कुफ्र का फतवा लगता रहा। तो जो तारीख है इस्लाम की उसके अंदर बहुत खूना रेजी है इस चीज को लेकर के कि ये सेक्ट हमारे अकीदे के हिसाब से सही नहीं है तो इसको कत्ल किया जाए। तो जब सुन्नियों की खिलाफत रही तो वहां पर शियाओं पर बहुत जुल्म हुआ, और जब शियाओं की खिलाफत आई, फातमियों की जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, इजिप्ट की जो हिस्ट्री है, तो वहां पर सुन्नियों के साथ बहुत जुल्म हुआ। और इस तरीके से फिर उसके बाद धीरे धीरे करके हमने देखा है कि जब भी इस्लाम का इक़्तिदार रहा है, जहां पर भी इस्लाम की हुकूमत रही है, तो वहां पर जो जिस सेक्ट के हिसाब से हुकूमत रही है उस सेक्ट को तो बहुत मतलब जिसको कह सकते हैं आपकी अच्छे तरीके से उनको रखा गया, वहां पर उनको ऊंचाई तक पहुंचाया गया। लेकिन जो उनके मुखालिफ थे उनका गर्दन उड़ा दिया गया, उनको कत्ल कर दिया गया। इस तरह का जो पूरा इस्लाम की जो तारीख है वो इस तरह की बातों से भरी पड़ी हुई। हिंदुस्तान में हमने देखा है, जो हिंदुस्तान की हमारी हिस्ट्री है, आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी यहाँ पर लगभग इस्लाम के सारे सेक्ट यहाँ पर मौजूद हैं। जो आज के वक्त में जो मौजूदा सेक्ट हैं, शिया भी, और शियाओं के अंदर जितने सबसेक्ट्स हैं वो भी, जैसे हम 12 जो शिया के sorry, जो 12 Tahir, could you lay out the basic difference between Sunnis and Shias का core difference for the viewers?
देखिए, जो कुरान है हमारे पास में, कुरान के ऊपर दोनों सेक्ट में कोई तफरका नहीं है, शिया और सुन्नी को लेकर के। कुछ ऐसे शिया हैं जो कहते हैं कि ये कुरान मुकम्मल नहीं है और ये जो अली के वक्त में जो कुरान था वो कहीं किसी गार में कोई इमाम साहब लेके चले गए हैं जो क़यामत के पहले आएंगे, लेकिन सारे शिया ऐसा नहीं मानते। जो मेजॉरिटी है, जो जाफरी हैं, जो ट्वेल्वर हैं, वो ये मानते हैं कि कुरान जो है वो मुकम्मल है। कुरान को लेकर के कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो सेक्ट का जो मामला उठा है, फ़िरका जो बना है इस्लाम के अंदर में, वो बना है रसूल अल्लाह के वफ़ात के फ़ौरन बाद। जब जो हमारे पास तारीख मौजूद है उसके हिसाब से अबू बकर जो उनके सबसे बेहतरीन दोस्त थे, उन जब वो खलीफा बनते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे लोग उनके उस डिसीजन से मुत्तफिक नहीं होते हैं, वो उनके खिलाफ हो जाते हैं। उसमें रसूल अल्लाह के फैमिली के लोग भी होते हैं, जिसमें अली हैं, उनकी वाइफ फातिमा हैं, और इन लोगों ने उनके हाथ पर बैत नहीं किया। और बाद में फातिमा का इंतकाल भी हो गया। वो अपना कुछ प्रॉपर्टी लेने गई थी अबू बकर के पास में और उन्होंने उसको देने से मना कर दिया, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में आपसी ताल्लुकात सही नहीं रहे। और ये सारी बातें सुन्नियों की किताबों में भी हैं और शियाओं की किताबों में भी, दोनों जगह पर ये बातें मिल जाती हैं। तो वहां से ही जो है सेक्ट का मामला उठा और फिर उसके बाद जो है इसको ज्यादा गहराई मिली जब हजरत हसन हुसैन का जो है करबला का वाकया हुआ, कि जब उनको करबला में मार दिया गया, तब उसके बाद से जो है एक फिरका बिल्कुल अलग हो गया। उसने कहा कि ये जो हुक्मरान है, जो आज गद्दी पर बैठे हुए हैं, जो दमिश्क में कैपिटल लेके गए इस्लाम का, ये सारे लोग जो है ये जालिम हैं, ये काफिर हैं और इनको हम नहीं मानेंगे। और वो जो फिरका अलग हुआ वो कुछ ही सहाबा को सही मानता है, यानी बहुत सारे सहाबा थे रसूल अल्लाह के, लेकिन उसका कहना है कि कुछ चंद सहाबी थे जो सही थे, जिसमें अबू ज़र ग़िफ़ारी का नाम आता है, बिलाल का नाम आता है, और 2-3 और सहाबी हैं जिनको वो मानते हैं कि हाँ वो सही थे। बाकी अहले बैत के लोग को वो सही मानते हैं। ये शिया कहलाते हैं, शियाने अली अपने आप को बोलते थे, ये अली के मददगार। तो इस बेसिस पे ये शिया कहलाते हैं। और सुन्नी वो हैं जो ये कहते हैं कि हम सारे सहाबाए कराम को सही मानते हैं, जिसने भी रसूल अल्लाह को देखा और उसके बाद ईमान लाया और ईमान पे ही उनका वफात हुआ, वो सारे के सारे जन्नती हैं, हम सबको सही मानते हैं और वो उनसे मुत्तफिक नहीं होते हैं। जिसमें वो 4 जो बड़े खलीफा गुजरे हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, इन चारों को खुलफाए राशिदीन मानते हैं और कहते हैं कि इस्लाम में रसूल अल्लाह के बाद इनकी हैसियत है और कोई भी कानून जो इस्लाम का बनेगा उसमें हमको कुरान और हदीस को देखते हुए इन चारों खलीफा को भी देखना है। ये सुन्नी है। तो जो सुन्नियों का जो इतिहास है वो चूंकि हमेशा शुरुआत से मेजॉरिटी में रहे हैं हर जगह पर, हिंदुस्तान में भी ये मेजॉरिटी में रहे हैं शुरू से ही, और शिया जो है वो माइनॉरिटी हैं। बावजूद उसके हिंदुस्तान का जो इतिहास है, चूंकि मेजॉरिटी जो हिंदुस्तान में रही शुरुआत से, वो दूसरी कौम है, जो हमारे हिंदू भाई हैं वो यहाँ पर मेजॉरिटी में रहे हैं। तो उनके इन्फ्लुएंस की वजह से कभी भी हमने देखा है कि जो हमारा इतिहास है हिंदुस्तान का, उसमें इनके ऊपर वैसा जुल्म नहीं हुआ है शियाओं के ऊपर में, या फिर दूसरे सेक्ट यहाँ पर हुए, जैसे कादियानी यहाँ पर एग्जिस्ट किए। तो कादियानियों की हिस्ट्री आप पाकिस्तान में पढ़ें और हिंदुस्तान में पढ़ें तो आपको बिल्कुल वाज़े हो जाएगी ये बातें कि किस तरीके से मौलाना मौदूदी के हुक्म पर उनको वहां पर काटा गया, मारा गया, उनके खिलाफ दंगे किए गए। लेकिन हिंदुस्तान में वही कादियानी बिल्कुल सुरक्षित हैं, बिल्कुल महफूज हैं। तो शियाओं के अंदर जो सबसेक्ट्स हैं बहुत सारे अलग अलग, जैसे जाफरी शिया होते हैं, या फिर ट्वेल्वर जिनको हम बोलते हैं, 12 इमाम को मानते हैं, वो शिया हैं, खोजा कहलाते हैं, बहुत सारे शिया हैं। वो सब यहाँ हिंदुस्तान में मौजूद हैं। उन्हीं के अंदर से एक और सेक्ट निकला है, बोहरी कहता है वो अपने आप को, बोहरी इस्लाम, जो कि गुजरात में बहुत ज्यादा है तादाद में, वो भी यहाँ मौजूद हैं। और ये सब बड़े इत्मीनान से और बहुत अच्छे तरीके से अपने पूरे कोर रिलीजियस जो इनका जो बताया गया है रिचुअल्स जो है उसको प्रैक्टिस करते हैं। जो इनका फेथ है उसको यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से वो प्रैक्टिस करते हैं, उनको कोई इसमें परेशानी नहीं होती है। ठीक वैसा ही मामला सुन्नियों का भी है। सुन्नी के यहाँ पर बहुत सारे सेक्ट मौजूद हैं। शुरुआत से अगर हम आज़ादी के बाद से उठाकर देखें तो सबसे ज्यादा उस जमाने में जो मौजूद थे वो बरेलवी कहलाते थे हमारे यहाँ पर, जो अपने आप को अहले सुन्ना वल जमात भी कहते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके देवबंद का इन्फ्लुएंस बढ़ता चला गया, जमात तबलीग जो है उसकी वजह से देवबंदी लोग बढ़ते चले गए। और अब जो है हिंदुस्तान में ज्यादातर मस्जिद जो है, जो हनफी मस्जिद हमारी कहलाती है, वो सारे के सारी देवबंद के कंट्रोल में आती है, लगभग ज्यादातर मस्जिदें जो है। तो वो जो देवबंदी हैं वो भी यहाँ पर इसी हिंदुस्तान में पले बढ़े और यहीं पर जो है उनके सारे बड़े उलमा हुए जिन्होंने अच्छे अच्छे फतवे दिए हैं। अगर उनके फतवों को आप उठा के पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि मुसलमानों के खिलाफ भी कुफ्र का फतवा, काफिरों के खिलाफ तो खैर फतवे हैं ही, बावजूद उसके आज तक जो है उनके ऊपर कोई ऐसा मामला नहीं हुआ जिसकी वजह से उनको कभी जेल जाना पड़े या उनको परेशान होना पड़े। आप पूरी हिस्ट्री उठा करके देखें, देवबंद की जो हिस्ट्री है आप देख सकते हैं। ठीक वैसे ही मामला बरेलवियों का है, ठीक वैसे ही मामला यहाँ पर नदवा का है। नदवा से जो शिबली नोमानी का नाम हम सभी जानते हैं, एक बड़े फिगर हुए हैं यहाँ हिंदुस्तान में। तो उनको मानने वाले जो लोग हैं वो वहां से
ये सारी बातें जो हनफी जो सेक्ट है इस्लाम का, उसके जरिए ये सारी बातें वो लोग अपने इस्लाम को जो अपने नजरियात है वो रखते आए हैं और आराम से हर बात को वो प्रैक्टिस करते हैं, अपने फेथ में चलते हैं। कोई उनको आज तक मसला हिंदुस्तान में नहीं हुआ है। अभी के वक्त में पिछले कोई 40 सालों से हम कह सकते हैं, और पिछले 20 सालों से ज्यादा जो है तूफानी तरीके से जो है ये एक सेक्ट बढ़ा है, वो अहले हदीस जिसको हम कहते हैं, वहाबी सेक्ट। और इसका ज्यादा जो मामला बढ़ा है वो तब से बढ़ा जब यहाँ के लोग गल्फ में जाने लगे काम करने के लिए। तो सऊदी अरब जो है वो एक वहाबी स्टेट है, तो उसने अपने अकायद को जो है दूसरे मुल्कों तक भी पहुंचाया है। तो वहाँ के कई सारे स्कॉलर्स, जैसे इंडिया में एक बहुत ही फेमस स्कॉलर गुजरे हैं जो यहाँ से भी बाहर भाग गए हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक, तो वो भी उसी फेथ को प्रोपेगेट कर रहे थे। और उसके अलावा और भी बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जो कंटिन्यूअसली इस चीज को प्रोपेगेट कर रहे हैं। वो एक बहुत ही हार्ड कोर फिरका है, बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट फिरका है। आप देख सकते हैं कि दुनिया में जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ज्यादातर वहाबी या देवबंदी फिरके से ही बिलोंग करते हैं। तो ये सारे सेक्ट यहाँ पर मौजूद हैं, और ये जो इनकी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग इस्लाम को लेकर के, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, और कह सकते हैं कि दूसरे जो बाकी मामलात हैं कि हज पे जाना, या फिर बरेलवी जो है या जो सूफी अपने आप को कहते हैं वो किसी मजार पे जा करके वहां उसका विर्द करना या फिर उसकी क्या बोलते हैं जियारत करना, ये सारी चीजें ये लोग यहाँ पर करते आए। रमजान के महीने में आप देख सकते हैं कि पूरा रोजा रखना और ईदैन की नमाज को अच्छे तरीके से अदा करना, बल्कि इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती रही है आज तक, शुरुआत से अभी तक। और बहुत अच्छे तरीके से मुहर्रम का जो मामला होता है, शियाओं का भी सुन्नियों का भी आपने देखा हुआ है कि ये अपने जो भी इनके अकीदे हैं उसके हिसाब से ताजिया निकालना और इस तरह की सारी चीजें ये करते आए। आज तक कभी इनको कोई परेशानी हिंदुस्तान में तो नहीं हुई है। लेकिन जैसा आपने कहा कि जो दूसरे ममालिक हैं, जो मुस्लिम ममालिक हैं, वहां पर वही मामला हुआ है कि जिस सेक्ट के हिसाब से वहां का कॉन्स्टिट्यूशन है, उस सेक्ट वाले को तो वहां पर बहुत फायदा पहुंचा है। लेकिन जो दूसरे सेक्ट वाले हैं, जैसे कि आप सऊदी अरब में जब जाएंगे तो वहां पर जो नीचे का रीजन है, जो यमन से सटा हुआ रीजन है, नजरान जिसको हम कहते हैं, वहां पर ज्यादातर लोग शिया मौजूद हैं। लेकिन आप उनके हालात वहां पर जाकर देख सकते हैं। कतीफ में एक रेप हुआ था 2006 के आसपास में मेरे ख्याल से, वो शियाओं का एक मसला था, और उसके ऊपर भी आप जाकर के देखें कि क्या जजमेंट दिया था वहां पर और किस तरीके से शिया लोग परेशान है वहां पर और हमेशा होते आए। तो सऊदी अरब जो कि इस्लाम का सबसे जिसको कहा जाता है कि इस्लाम जहां से निकला, मदरलैंड इस्लाम का, जब वहां पर दूसरे सेक्ट के साथ क्या हालत है हम सब जानते हैं। और किस तरीके से वहां पर जब वहाबी गवर्नमेंट आई है और जिस तरीके से अब्दुल अजीज जो जिन्होंने सऊदी अरब को कायम किया था, उन्होंने जिहाद का ऐलान किया था और बहुत सारे लोगों को वहां पर कत्ल किया गया था। ये सब हमने अपने आंखों से देखा हुआ है, या कम से कम पढ़ा तो जरूर है किताबों में। हिंदुस्तान में ऐसा कोई मामला हमें नजर नहीं आता है खालिद। तो जो आपने पॉइंट उठाया है वो बहुत ही अच्छी बात है कि हिंदुस्तान में सारे सेक्ट जो हैं वो बिल्कुल महफूज हैं इस्लाम के, और उनके साथ कोई ज्यादती आज तक नहीं हुई। So that actually establishes the second fact, as we were talking to Arshia. First thing, that is this the greatest country for Muslims? Yes. Is this the greatest country for the diversity and the beauty of Islam? Yes, again. I have a question for Tahir, Yeah, just to sure. extend this for educational purposes. Tahir साहब, ये बताइए, अभी आपने इतने सारे फिरके हमारे तफसीर किए, समराइज किए, मुझे भी कई सारों का पता चला। क्या ये मद्देनजर रखते हुए हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई, क्या इसलिए हमारे पास मुस्लिम पर्सनल लॉ है? क्योंकि वो वक्त नहीं था तब यूसीसी का, इंडिया अभी अभी अपने कोलोनाइजेशन को करके आजाद हुई थी, ऑलरेडी पार्टीशन का भी प्रॉब्लम था। तो 47 के बाद जब इवेंचुअली 1950 में हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, काफी उस पर मेहनत हुई। आई थिंक 200 से ज्यादा लोग उस पे थे। डॉक्टर अंबेडकर पहले तो उससे काफी सपोर्टिव थे, बाद में उन्होंने अपने आप को उससे डिस्टेंस भी कर लिया था, ये लेके कि आपने आर्टिकल 370 डाला है और मुस्लिम पर्सनल लॉ करके। लेकिन ये जो सारे फिरके आपने बताए, तो इस हिसाब से तो मुस्लिम पर्सनल लॉ होना जायज है? नहीं, जायज तो नहीं कह सकते हम क्योंकि देखिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो मामला है, जो फिक़ा वहां पर इस्तेमाल में आता है वो हनफी फिक़ा ही आता है। और उसमें ठीक है, उसमें कई सारी बातें शियाओं की भी लाई जाती हैं और उनको भी उसको भी देखा जाता है, उनके हिसाब से भी जजमेंट दिया जाता है। लेकिन चूंकि इस्लाम में, या जो मुसलमान जो आज के दौर में इस्लाम फॉलो करते हैं, उसमें इतने सारे सेक्ट्स हैं कि आप सबको रख करके, सारे सेक्ट्स को क्या बोलते हैं, सामने रख करके और उसके बाद एक ऐसा सिस्टम बना दें जिससे सारे के सारे खुश हो जाएं, तो ये तो मुमकिन नहीं, ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। तो
मुझे नहीं लगता है कि इन सेक्ट की वजह से इस चीज को रखा गया था कि इतने सारे सेक्ट हैं जिसकी वजह से एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना करके सामने रखा जाए। लेकिन कुछ गलतियां मैं कह सकता हूं जो हमारे जो बुजुर्ग थे उनसे हुई थी उस जमाने में, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। और आपने सही कहा कि यूसीसी का उस टाइम में कंसेप्ट नहीं था जिसकी वजह से ये काम नहीं हो सका। तो ये तो एक तरह से मैं अपीजमेंट समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी कौम थी जिसको खुश करने की कोशिश की गई है, जो कि मेरे हिसाब से एक सेकुलर नेशन के लिए बहुत ही गलत बात थी। लेकिन ज्यादा खुश रहते नहीं है क्रिटिकल मेजॉरिटी। दूसरा सवाल ये, आपने सऊदी का जिक्र किया, यमन में शिया हुआ, तेहरान में तो सुन्नी पॉपुलेशन ज्यादा नहीं होगी ईरान में, राइट? वो भी ऐसे ही सफर करते हैं कंसिडरिंग कि शिया इज द गद्दी पे बैठे हुए हैं, रजीम है शियाओं की। जी। जो पहले का मामला था, रजा के वक्त का जो मामला था, जो हिस्ट्री है ईरान की, तो उस वक्त में तो बहुत अच्छा एक लिबरल माहौल था वहां पर और ज्यादा सफर नहीं करना पड़ा था लोगों को। लेकिन फिर बाद में जब खुमैनी का मामला आता है और उसके बाद की जो हिस्ट्री है वहां पर, तो वहां पर भी सुन्नियों को बहुत सफर करना पड़ा है। कई सुन्नी वहां से भागे हैं। इनफैक्ट कि मेरे साथ में जब चूंकि मैं गल्फ में भी जॉब कर चुका हूँ और वहां पर मैं 10 साल के करीब रहा हूँ, तो वहां पर मेरे साथ में ईरान के एक सुन्नी साहब थे जो मौजूद थे और उनसे मुझे बहुत सारी बातें पता चली जो वहां पर जुल्म ज्यादती हुई। लेकिन बाहर चूंकि मीडिया का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस वहां पर नहीं है, तो चीजें बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो इसलिए कोई बंदा अगर वहां से बिलोंग करता है तो वो आपको सच्चाई बता पाता है। तो वहां पर भी सुन्नियों के साथ बहुत जुल्म हुआ है और बाज दफा तो बिल्कुल जिसको आप समझिए कि डेथ थ्रेटनिंग वाले मामला वहां पर देखने को नजर आए हैं सुन्नियों के साथ। तो कह सकते हैं कि हाँ, ये तो एक आम बात है। जो मैं इस करके ये सवाल कर रही थी क्योंकि अगर देखा जाए जहां पे सुन्नी का डोमिनेशन होता है तो वो भी ज्यादती करते हैं उनकी जो माइनॉरिटी होती है, और जहां पे शिया डोमिनेट करते हैं वो भी ज्यादती कर रहे हैं ऑन द माइनॉरिटी सुन्नीज पे। तो दोनों ही फिरके फिर उस टाइम पे कुरान को फॉलो नहीं कर रहे हैं, प्रॉफिट्स के वर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, राइट? एग्जैक्टली देखिए कुरान, ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग, ठीक है, एज अ बिलीवर फॉर एग्जांपल, ठीक है, या यू आर राइट। देखिए है कुरान ना? का जो मैटर है, जो कुरान का तर्जुमा जो आज रखा गया है, इवन कि उस तर्जुमे के अंदर भी फिरका वारियत की ममानियत की गई है। प्रॉफिट को ये हुक्म दिया गया है कि तुम्हारा उस इंसान के साथ कोई लेना देना नहीं है जो अपने आप को फिरके में बांटता है। कुरान की एक आयत है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और फिरके में ना बटो। ये एक हुक्म है, अहकाम है, हुक्म के तौर पे ये बातें लाई जा रही है। और सारे लोग जितने भी मुफस्सिर हैं, जितने भी एक्सेजेसिस हैं कुरान के, वो सारे ये मानते हैं कि हब्लिल्लाह, यहाँ पर जो अल्लाह की रस्सी है वो कुरान है। तो कुरान को पकड़ने का हुक्म दिया गया है। तो मैं तो बिल्कुल ये बात बार बार कहता हूँ, डंके के चोट पे कहता हूँ कि जितने भी जो फिरका परस्त मुसलमान हैं आज के दौर में मौजूद, वो सारे के सारे कुरान की टीचिंग्स के अगेंस्ट हैं। क्योंकि कुरान की टीचिंग्स तो यही कहती है कि भाई आप फिरका में ना बटो, आप एक साथ खड़े हो जाओ। लेकिन मुसलमान इत्तेहाद में सबसे पीछे हैं, मुसलमान एक साथ खड़े नहीं हो सकते। और एक दूसरे की मस्जिदों में बम गिराना या इस तरह से लोगों का कत्ल करना, और तो ये तो ऑब्वियसली कुरान के खिलाफ है। So that actually proves another thing also, that India is the only country where the two sects live in peace and harmony without killing each other and living like brothers. That brings me to the next question. What I want to discuss with all of you, I'll give my view first, and then I would want Arshia to come in, then Amana and Taher would come in last. What then explains? I'm not saying all Muslims in India have it, but a huge section of us still has this victimhood, right? This, and as Arshia always keeps saying, Operation Olympics, and and we are victims at the hand of this majority who apparently is so benevolent, but we would like to call it always this brute majority. And this lack of gratitude, but more angst, like hame aah zyada hai, we have more these grudges than rather gratitude. After hearing all this, gratitude is what should we have, even if not, but like seeing ourselves as common citizens trying to work this civilization with 6 major world religions within it. My analysis is that at the very core, when the teaching in childhood to anyone, whether that's a billionaire's Muslim kid or a poor, when you're taught that it is the supreme faith and others are flawed, if that can change, because that puts a very condescending, patronizing attitude in the mind, which makes you dehumanize others. जब आपको बोला जाता है कि बाकी तो गलत है, right?
the right approach would be to say कि हाँ बाकी भी है, आपका भी है, दुनिया में 8 major world faiths हैं, हजारों छोटे world faiths हैं, और कुछ ऐसे हैं जो believe भी नहीं करते. So what that does is when you tell him, no, this is supreme, rest are wrong, so you are dehumanizing the other in his mind. Second, when you tell him that your affiliation is with the other Muslims somewhere in Palestine also, somewhere in Karachi also, somewhere, what it does is that it makes the loyalty, pan-nationalistic, right? And then when you see it as one entity battling the entire world, and since you've not made the scientific advancement, technological advancement, you think everyone is against you, right? And that does not help you in introspection. And that, I think, is the global reason, whether that's a Muslim staying here or in other nations, where he then doesn't feel a part of the fabric, because at the core, these two things have been taught. One, where you believe that everyone else is wrong, so you have that superiority. Second, you don't believe the guy who's your common citizen, your loyalty lies more to you, so you are not more bothered. So that's my analysis of why then this elephant in the room that we need to tackle. Arshia, what's your analysis that why does the average Muslim still have that kind of victimhood in his head, irrespective of seeing these freedoms and facts in India? When I started researching, I used to compare it with the stories that we used to hear. I've grown up hearing about the Jammu massacre, the Jammu massacre. But then when I grew up and I really started reading the partition stories and the research, and eventually technology came in, Wikipedia started, I found out there was a Mirpur massacre also at the very same time, same time frame, equal number of people killed, हैवानियत दोनों तरफ से थी, लेकिन इसका कोई जिक्र नहीं करता था. एंड ये एक रिकॉर्डेड मैसेकर है जिसमें आई थिंक सरदार ही वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम ऑफ व्हाट वी टुडे कॉल पीओजेके. उन्होंने पब्लिक में उठ के ये बिल्कुल एक्सेप्ट किया कि हाँ हिंदू मारे गए हैं, एंड ही हैज अपोलोजाइज्ड टू द कम्युनिटी देयर. तो आई वुड क्वेश्चन इट कि अगर हम जम्मू मैसेकर सुनते थे तो हम मीरपुर मैसेकर क्यों नहीं, क्या वो हमारे अपने लोग नहीं थे? तो ये पता चला कि एक मैन्युफैक्चर्ड नैरेटिव है विक्टिमहुड का, क्योंकि मैन्युफैक्चर्ड नैरेटिव में इंसेंटिव है, ये बिकता है, और हमारी मीडिया भी ऐसी हो गई है कि नेगेटिव ही बिकता है, राइट? फिर इसको हमने धीरे धीरे जाके और ज्यादा जब रिसर्च किया और जैसे पीछे खड़े होके एक बर्ड्स आई व्यू आने लगा, तो पता चला कि देयर इज दिस एंटी इंडिया, एक पूरा एक वो क्या कहेंगे उसको, एक पूरा ecosystem. It's a meta narrative being created because of the funding and to keep India down. It started from the Great Game, जब रशिया एंड इंग्लैंड में हो रहा था. अभी कोल्ड वॉर फिर आया रशिया एंड अमेरिका के बीच में, उनको पॉन्स चाहिए थे हमारे रीजन में. दिस इज ऑल जियोपॉलिटिक्स, राइट? वी वर फ्रेंडली टू रशिया, इंडिया. It cultivated Pakistan, it cultivated all the terrorism, America cultivated it. Today it sees China as a threat. It is again playing those games. And इसमें फिर हमारा ये victimhood narrative काम आता है. Incentive फिर यही है कि all the Ranas and the Arfas and the Naqvis, they get this space in the Wire, the Quint, News Laundry, Washington Post, New York Times. The late Danish had a flat in a posh area in Delhi. I was very surprised to see it. तो ये है. हम जैसे बात करते हैं, there is no incentive for it. Nobody is going to, वो मीडिया दिखाएगी भी नहीं, क्योंकि नेगेटिव टीआरपी रेटिंग ही देता है, पॉजिटिव नहीं देता है. एक मैन्युफैक्चर्ड दिस नैरेटिव बीइंग क्रिएटेड, अगेन it serves as a geopolitical tool, because masses, when they have this oppressive thing about them, we are oppressed, and they have an enemy ready, you can manipulate reports, you can manipulate data, you can manipulate a whole lot of things, and there is already a psy-ops war going on, what we call today as digital warfare. तो ये काफी डीप गेम्स चलती है. इसको समझने में डेकेड्स लगे, एंड फिर रियलाइज हुआ कि हम, खालिद आप और मैं तो कश्मीरी हैं, हम तो ऑलरेडी पॉन्स हैं जियोपॉलिटिकल इसमें. फिर पता चला अब इंडियंस भी, एंड उसमें मेजॉरिटी फंसती है. मेजॉरिटी को ओनस है सेक्युलर रहने का, लेकिन मेजॉरिटी सेक्युलरिज्म कितना करे जब वहां से इतना ज्यादा एक्सट्रीमिज्म आ रहा है. मेजॉरिटी फिर जब रिएक्ट भी करती है, उसको अगेन वो नेगेटिव इमेज दी जाती है कि लुक एट द फैशिज्म ऑफ हिंदूज
in India. So there is this whole vicious cycle of this going on, and this feeds into this oppression. So the oppression Olympics that I call it is basically a tool. It's a tool, and you have to realize who the players are and who is manipulating whom, and ये किसके काम आ रहा है. तो ये थोड़ा आपको, you'll have to be aware of it. I'm glad your channel is actually doing it. Yeah. Amana, what do you think is the reason कि शिकायत ज्यादा है अपने मुल्क से, प्यार और सच्चा, building it and being brute patriots is a rarity which it should not be? No, I disagree. Rarity की जब बात होती है, because I keep saying कि my upbringing is very different. Okay, I come from a society, not only my family, like my first, मेरे जो डैड थे वो तो इंडियन नेवी में थे, तो वो तो बिल्कुल ही अलग पैट्रियोटिज्म वाला आपको माहौल मिलता है. बट मेरा पूरा खानदान, चाहे वो मेरी मॉम के साइड से हो या डैड के साइड से हो, मैंने उनको हमेशा इंडिया से प्यार करते हुए देखा. प्रॉब्लम क्या थी ये समझने में मुझे बहुत टाइम लगा. प्रॉब्लम ये थी कि उस प्यार में कुछ कंडीशंस हमेशा बचपन से डाल देते हैं. कंडीशंस होते हैं कि हमारा पर्सनल लॉ रहेगा, राइट. कंडीशन होगा कि तुम हमको क्रिटिसाइज नहीं करोगे, या इस तरह की कुछ कुछ छोटी छोटी कंडीशंस लाते हैं. और ये गेम जो खेलता है उसको पता है, लाइक वो वंदे मातरम को बना देगा कि एंटी इस्लाम है. नाउ अ कॉमन मुस्लिम थिंक कि अगर हमको नहीं बोलना तो हमको जबरदस्ती क्यों कर रहे हो. प्यार तो हम करते हैं अपने देश से, बट हम ऐसे प्रूव क्यों करें. Who are you to asking me कि हम प्रूव करें, तुम ज्यादा इंडियन हो हमसे. तो एक कॉमन जो ह्यूमन बीइंग है जिसको इतना इवॉल्व नहीं है, उसको ईगो पे आता है, वो नहीं समझता कि क्या गेम चल रहा है. लेकिन जो लोग खेलते हैं वो इसको बहुत अच्छे से समझते हैं. तो मुझे याद है कि इनफैक्ट ये तो छोड़ो कि मतलब मैं हिंदुस्तान से प्यार की बात कहूँ, मेरा जो गांव का मदरसा था उसमें हर साल 26 जनवरी 15 अगस्त को इंडिया के फ्लैग होइस्ट होते थे. मैंने कभी नहीं सुना कि मस्जिद के अंदर नहीं होना चाहिए. बट जब मैं आजमगढ़ गई थी, वहां के मदरसे में मुझे भेजा गया था 1 साल इस्लामिक तालीम के लिए. वहां मुझे मालूम पड़ा कि ऐसा भी इस्लाम होता है जहां जिहाद वगैरह की बात करते हैं. नॉर्मल मदरसों में ये जिहाद विहाद का इतना उनको खुद नहीं पता, वो क्या पढ़ाएंगे. वो बस अरबी पढ़ा देते हैं, कुछ अच्छी बातें जो समझ में आती है उनको. तो ये जो कंडीशनल माइंडसेट है, ये आगे जाके बड़े पॉलिटिकल लेवल पे खेला जाता है. वहां से विक्टिम भरा जाता है, विक्टिम भरा जाता है. मेरे डैड 5 टाइम के नमाजी, 7 टाइम के हज करने वाले, इंडिया से प्यार करने वाले, सारे फ्रेंड उनके हिंदू, गीता बैठ करके पढ़ने वाले. मतलब मैं उनकी बहुत सारी आपको क्रिटिसिज्म भी बता दूंगी. बट स्टिल मैंने कभी नहीं देखा कि एक बहुत अच्छा मुस्लिम होने में और एक हिंदुओं से प्यार करने में कोई बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है. तो मैं ऐसे पली बड़ी. जब हमारे यहाँ दिवाली आती थी तो जब मेरे डैड ने बिजनेस खोला था तो हम दिवाली मनाते थे, और हमारे यहाँ 100 किलो 50 किलो मिठाइयाँ जो है बनाई जाती थी, और वो सारे हमारे हिंदू कारीगरों में बांटा जाता था. तो वी सेलिब्रेटेड मतलब दिवाली. सो इट वाज नेवर देयर कि अगर तुम ये करोगे तो तुम काफिर हो गए, वो करोगे तो काफिर हो गए. मुस्लिम बनने के लिए जो मेन चीजें हमें समझाई गई थी वो था अपने धर्म को अच्छे से फॉलो करना, यानी नमाज पढ़ना, सच बोलना, रोजा रखना, ज़कात करना, गरीबों के साथ अच्छा करना. इस तरह की चीजें हमें बताई गई थी कि ये मुस्लिम होने के लिए जरूरी है. जो पॉलिटिकल फॉर्म था वो इतना मैंने अपने खानदान में नहीं देखा था, मतलब प्रिविलेंट. मुझे पैलेस्टाइनियों से कभी कोई बहुत प्यार नहीं सिखाया गया, टू बी वेरी फेयर. कभी कभी सुनती थी कि फलस्तीन में बेचारे मुस्लिम बहुत मतलब मर रहे, बट आई नेवर हर्ड कि मेरे खानदान में कोई बैठ के फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए बहुत रो रहा है. तो मैं जिस जगह से आती हूँ वहां मुझे मुस्लिम्स के अंदर इग्नोरेंस बहुत दिखता है. वो सिर्फ इंडिया में और हमारे साथ क्या हो रहा है उसमें ईगो की लड़ाई दिखती है. बट मुझे खुद में नहीं पता था कि पाकिस्तान में एक्चुअली में उनकी माइनॉरिटी के साथ क्या हो रहा है. मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वर्ल्ड में इतने सारे देश हैं जो मुस्लिम मेजोरिटी हैं, उनमें इतनी प्रॉब्लम है. तो मुझे इंटरनली जो इंट्रोस्पेक्शन होनी चाहिए मुस्लिम सोसाइटी की, उसका कोई आइडिया ही नहीं था. मुझे सिर्फ इतना पता था कि मैं माइनॉरिटी हूँ, मेरे साथ सही हो रहा है या नहीं हो रहा है. और उसके पीछे रीजन भी यही है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में क्या चीज चर्चे में रहती है. अब मुस्लिम इश्यूज चर्चे में आने लग गई. जब मैं बड़ी हो रही थी तो ये कभी चर्चा होता ही नहीं था. मुस्लिम्स के सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम में चर्चा होता ही नहीं था. एक तरफा ही चर्चा होता था कि किस तरह से यहाँ पे मुस्लिम्स के साथ कुछ हो गया, दलित के साथ हो गया. तो मैं उसी नोशंस के साथ बढ़ रही थी. विक्टिमहुड में एक खुद में जो प्रॉब्लम है कि हमें कंडीशंस के साथ पैट्रियोटिज्म
प्यार करना सिखाते हैं, वो तो एक हो ही गया बचपन से। इसका एक्सप्लॉइटेशन बहुत बड़े लेवल पे होता है, बहुत बड़े लेवल पे। और इसमें सबसे बड़ा मतलब मैं जिसको जिम्मेदार मानती हूँ, आई डोंट नो, कोई बोल सकता है कि शायद मेरी खुद का बायस हो, बट मैं उसे हिंदू को मानती हूँ। जब आप पढ़ते हो गोधरा और गुजरात राइट के बारे में, तो जो गोधरा राइट के बारे में कंस्पिरेसी फैलाने वाला लालू प्रसाद यादव होता है, वो रिपोर्ट लेकर आता है। मैं एक छोटी सी बच्ची हूँ, और देखो मुझे इतना नहीं समझ में आ रहा, मुझे समझ में आया, मैंने न्यूज पढ़ा कि मुस्लिम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, उनकी औरतों का रेप हो रहा है। फॉर मी, आई बिलोंग टू दैट आइडेंटिटी एंड आई एम इन अटैक। क्यों हूं मैं अटैक में? मुझे नहीं बताया जा रहा गोधरा हुआ है, फिर मुझे एक हिंदू ही बता रहा है कि गोधरा में भी हिंदू ने खुद ने आग लगाई है। गेटिंग द पॉइंट? तो विक्टिमहुड क्यों नहीं आएगा मेरे लिए? तो वो हिंदू, वो फेयर होगा भाई, वो हिंदू होके ऐसे बोल रहा है, नो। तो एक तो खुद की ट्राइबलिज्म भरी हुई है, उधर से जो लोग हैं वो खुद आके अपने लोगों को गलत बता रहे हैं और सिर्फ तुम्हें सही बता रहे हैं, भले उसके लिए कॉन्स्पिरेसी क्यों ना लाना पड़े। तो इसमें मुझे लगता है कि सिर्फ एक चीज नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, एंड बहुत बड़े अच्छे पावरफुल हिंदूज ने खुद एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया हुआ है। अब वो क्यों किया है? अपना पावर को बचाने के लिए किया है, मसीहा कॉम्प्लेक्स रहा है या जो भी रहा है, बट उसका ओवरऑल एक सिस्टम बन चुका है। एंड इसलिए विक्टिमहुड का हमारा इतना प्री कंसीव नोशन होता है कि अगर शाहरुख खान के को किसी ने कुछ बोला, तो हम ये नहीं देखते कि सारे एक्टर्स को ट्रॉल किया जाता है, हम ये देखते हैं कि क्या वो मुस्लिम है इसलिए उसको बोला गया। एंड व्हेन यू हैव अ प्री कंसीव नोशन, तो वो एक एग्जाम्पल काफी होता है आपके बायस को कंफर्म करने के लिए। तो ऐसे ही मैंने देखा है कि मुस्लिम माइंडसेट काम करता है, वो अपने खुद के सोसाइटी के प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट से भी बाहर निकल जाएगा, वो सारे उन चीजों को भी छोड़ देगा, बट वो विक्टिमहुड नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर इतने अच्छे से भरा है, और लिबरल हिंदू ने भरा है, क्योंकि मुस्लिम्स भी लिबरलिज्म कहीं ना कहीं हिंदुओं से सीखते हैं। खुद की हमारी लिबरल इंटेलेक्चुअल जमात तो बनी नहीं है, तो हम किसको फॉलो करेंगे? या तो क्रिश्चियन लिबरल को या हिंदू लिबरल को। हम उनपे इतना यकीन करते हैं कि फिर हमारी आंखें बंद हो जाती है कि नहीं, शायद ये लोग भी सही से नहीं देख पा रहे हैं, शायद हम में बहुत प्रॉब्लम है। तो वो विक्टिमहुड मैंने देखा है, उससे बहुत ही कम मुस्लिम बाहर निकल पाते हैं, भले ही उनकी खुद की जिंदगी कितनी भी अच्छी हो। एंड दिस शुड बी सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च, आई थिंक इसको लेके रिसर्च करना चाहिए। और हामिद दलवाई ने वो बोला था ना कि मुस्लिम्स का विक्टिमहुड ये है कि यहाँ पे हिंदू खत्म क्यों नहीं हो जाते। तो it should be also discussed, I think. ताहिर, आपसे अब आपके पास सवाल ले जा रहा हूं मैं। ये देखिए, भारत विश्व का एक ऐसा देश है जहां 7 मेजर वर्ल्ड रिलीजन्स रहते हैं, ठीक है, और अभी से नहीं रहते हैं, मतलब हजारों साल से रहते हैं। Why is only Muslim always in conflict, even though he is the second largest community? And why is this lack of gratitude and more shikwa than gratitude? What is your viewpoint? Arshia gave hers from the geopolitical view. Amana gave hers from coming from a patriotic family. What is your view? मैं अर्शिया की बात से भी बहुत मुत्तफिक हूँ और आमना की बात से भी मैं पूरी तरह से अग्री करता हूँ। और जो बातें हैं, मैं जहां तक मानता हूँ कि जो फेथ है, जो इस्लाम का जो फेथ है, वो कुछ इस तरीके से है कि जो स्कॉलर्स आते हैं वो इसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर देते हैं, और जब वो अपने हिसाब से इसको इंटरप्रेट करते हैं तो वो फिर जो उनके फॉलोअर्स होते हैं उनको बिल्कुल अपने इशारों पर नचाना शुरू कर देते हैं। और फॉलोअर्स ज्यादातर जो हैं वो इस्लाम को जानते नहीं, इस्लाम को पढ़ते नहीं, कुरान को जानते नहीं, और जो इस्लाम की तारीख है, जो भी किताबें हैं उसमें मौजूद, वो उससे नावाकिफ है। तो इसकी बिना पर वो जो भी स्कॉलर्स कह रहे हैं वो इसको बिल्कुल पत्थर की लकीर मानते, कहते हैं कि यही सही है, जो उन्होंने कह दिया वही बातें सही। और जो विक्टिमहुड का मामला है वो ज्यादातर स्कॉलर्स खेलते हैं, या जो इनके इमाम या उलमा जो हैं, जो इनके मस्जिदों में मिंबर के ऊपर बैठे हुए हैं, जो इनको कंट्रोल करते हैं, ज्यादातर ये उनका बनाया हुआ एक मसला है जो इनके दिमाग में डाला जाता है। अब आपको ही पता है कि इस्लाम के अंदर नमाज फर्ज है और आपको 5 वक्त की नमाज भी जाके मस्जिद में पढ़नी होती है। चलो वो तो सारे लोग नहीं जाते, लेकिन जुमा की नमाज में लगभग सारे मुसलमान मस्जिद में इकट्ठा हो जाते हैं। तो जब भी जुमा की नमाज होती है तो उसमें अगर कुछ भी इस तरह का मामला हो, लाइक मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि डेजर्ट स्टॉर्म हुआ, सद्दाम हुसैन के का मामला हुआ कुवैत के साथ में, तो हमें जो चीजें दिखाई गई उस वक्त में वो ये दिखाई गई कि सद्दाम हुसैन जो है उसके ऊपर जुल्म हो रहा है। हमें ये नहीं बताया गया कि सद्दाम हुसैन ने कुवैत के साथ क्या किया, ठीक है।
और हमारे यहाँ पर जो बच्चे पैदा हो रहे थे उसके नाम सद्दाम हुसैन रखे जा रहे थे उस जमाने में। बहुत सारे सद्दाम हैं उस जमाने के। तो हमें 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 नहीं बताया गया कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ, हम नहीं जानते। मैं बता रहा हूँ खालिद कि उस जमाने में मेरे वालिद साहब जो है वो न्यूज़पेपर लाया करते थे। नई दुनिया करके एक न्यूज़पेपर होता था, मुस्लिम उर्दू न्यूज़पेपर था, या कौमी तंजीम नाम करके एक उर्दू न्यूज़पेपर आता था। उसमें हमने हमेशा यही पढ़ा कि मुसलमानों के साथ यहाँ जुल्म हो रहा है, फलस्तीन में जुल्म हो रहा है, इराक में जुल्म हो रहा है, चेचनिया में जुल्म हो रहा है। लेकिन हमने कभी नहीं पढ़ा उसमें कि कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हुआ है, उनको वहां से निकाला गया है, या फिर और दूसरे जो दुनिया में दूसरे गैर मुस्लिम लोग हैं उनके साथ भी कहीं पर जुल्म हो सकता है। और ये जो चीजें होती हैं, चाहे वो फलस्तीन में हो रही हों, चाहे वो इराक में हो रही हों, या किसी और मुल्क में हो रही हों, इसकी खबर ये सारे इमाम और उलमा के पास होती है। और वो इसको मस्जिदों से बहुत अच्छे तरीके से नरेट करते हैं, लोगों को पहुंचाते हैं कि देखो वहां पर ये जुल्म हो रहा है, हमारे अपने भाई मारे जा रहे हैं, उनके लिए हमें खड़े होना है, हमें एहतजाज करना है, या हमें कुछ और करके दिखाना है, सोशल मीडिया पे बॉयकॉट करना है, या इस तरह की चीजें ये सारे के सारे उलमा इमाम करके दिखाते हैं। इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो लोग दारुल उलूम से पढ़ के बाहर फारिग होकर के इनके मिंबरों पे आके बैठ जाते हैं, उनके अंदर दुनियावी कोई भी तालीम नहीं होती। उन्होंने फिलॉसफी नहीं पढ़ा होता है, उन्हें नहीं पता हीगल कौन है, उन्हें नहीं पता है कार्ल मार्क्स कौन है, उनको लेफ्टिस्ट क्यों बोला जाता है, उनको नहीं पता ये सारी बातें। उन्हें नहीं पता कि ये इकोनॉमिक्स क्या होता है, देश का फिनांस कैसे चलता है। उनको दिमाग में अगर किसी ने डाल दिया कि मैं अभी बता रहा हूँ कि अभी एक अग्निवीर का मामला जो हुआ हमारे सामने आया, तो मुझे यहाँ तक सुनने को मिला कि ये असल में ट्रेनिंग दी जा रही है हिंदुओं को, ताकि उनको तैयार किया जाए मुसलमानों के खिलाफ। अब आप सोच सकते हैं कि ये किस तरह का मेंटलिटी, कि यहाँ तक ये बातें खुद ब खुद ये सारे के सारे बनाने वाले भी यही लोग हैं जो इस तरीके से बातों को नरेट करते हैं, गलत तरीके से प्रोपेगेट करते हैं। और आम मुसलमान जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको इस्लाम से भी ज्यादा तारुफ नहीं है, और बाकी दुनियावी तालीम तो आपको पता ही है कि कितना है हमारे पास में, वो जब जाते हैं इनके पास में सुनते हैं तो उनको लगता है कि हाँ यही हो रहा है। और उसके बाद जब वहां से निकलते हैं तो फिर कहीं पत्थर लेकर के जाएंगे, पथराव करेंगे, कहीं कुछ करेंगे, कहीं सड़कों पे जाके बैठ जाएंगे, सड़क जाम करेंगे। किसी ने नहीं पढ़ा कि सीए क्या है या एनआरसी क्या है, असम में क्या हो रहा है। सभी लोगों के सामने ये पिक्चर था कि असम में डिटेंशन कैंप्स हैं और मुसलमान वहां पर बादाब्ते पकड़ पकड़ के बंद किए जा रहे हैं। ये पिक्चर सबके पास मौजूद था तसव्वुर के अंदर में, लेकिन किसी ने जाके देखने की कोशिश नहीं की, किसी ने जांच पड़ताल नहीं किया। तो ये एक जो मैंने जो मार्क किया इस चीज को, कि ये सारा का सारा जो खेल होता है, ये जो मस्जिदों के अंदर जो उलमा इमाम बन के बैठे हुए हैं, जिनके पास कोई नॉलेज नहीं होती सिवाय अपने फिरकावारियत से भरे हुए इस्लाम के, और वो सुनी सुनाई बातों को, जिसको कि बल्कि कुरान बल्कि इसके खिलाफ कहता है, वला तजस्ससु, की सुनी हुई बातों के खिलाफ तुम जो है उसके हिसाब से डिसीजन मत लो। कुरान ये कहता है कि कोई अगर तुम्हारे सामने कोई बात पेश करे तो तुम उस बात पर यकीन ना करो जब तक कि तुम उसकी तहकीक ना करो। ठीक है, बाकायदा कुरान प्रूफ की बात करता है कि हातु बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन, कि सबूत पेश करो अपना तुम अगर तुम सच्चे हो। लेकिन ये ना तो सबूत मांगते हैं, ना ये क्या बोलते हैं सुनी सुनाई बातों को रिजेक्ट करते हैं, और बड़े आराम से उसको मान करके और उसके हिसाब से अपना अकीदा बना लेते हैं कि सारी दुनिया के गैर मुस्लिम जो है वो हमारे खिलाफ है। और मैं क्या बताऊं खालिद के जो हमारा यूएनओ है, तो यूएनओ का जो लोगो है हमारे पास में, उसमें जो इस्तेमाल किया गया है वो आप देखेंगे कि नेट है इस्तेमाल किया गया है। और मैंने एक स्कॉलर को सुना कि कुरान में सूरह अनकबूत है, स्पाइडर, तो उसमें एक आयत आती है जिसमें ये कहा गया है कि जो काफिर है उनकी मिसाल ऐसी है कि जैसे उन्होंने मकड़ी के घर पे अपना घर बनाया हुआ है, और दुनिया में सबसे कमजोर जो है मकड़ी का घर होता है। तो उन्होंने कहा कि ये यूएनओ की तरफ इशारा। तो इस तरह की बातें मैंने सुनी हुई है बड़े अच्छे पढ़े लिखे स्कॉलर्स की तरफ से, तो मैं तो इस बात को जिम्मेदार मानता हूँ। So that brings me to the last question of the discussion, and Amana, you can start off, and then Arshia can take it, and Taher. I won't be giving my view on this one because I want to know from you three. So there are three countries, and they are like rare. It should not be rare. That should be the normal. But they are three countries I look up to, and one of them, thanks to Arshia, it's Tunisia. That I've always, and I remember Arshia also shared once in a post that Edward Said said that Habibi, even the Islamists there are very moderate, right? So very interesting. And I saw that amazing tennis player who did wonders at the Wimbledon. So it shows you the kind of society it is, right? So starting with you, Amna, because you just had a great trip in Dubai, a city which we both love. What is it that UAE, Turkey,
and Tunisia did different, that they are part of the civilized world. They are Muslim majority nations. We as progressive liberal Muslims can feel proud of, and they are the role models for other Muslim nations. You look at UAE, you look at specifically Dubai, it's a global world-class society with people from 100 nationalities. They bring, they're building the temples for their minorities. Everyone lives a great life. There's diversity, and you can see progress in everywhere. In fact, the normalization of ties with Israel as well. Turkey, of course, role model. People live across religion, and nobody loses his faith, right? And Tunisia, I'm sure Arshia will shed more light on that. So the question for all three of you is, and if you could answer country by country, what have UAE, Turkey, and Tunisia done different, which a good 20, 30 other Muslim countries haven't, who still are in conflict, war, sectarian hatred, pathetic human rights for non-minorities, no human rights for non-Muslims. So starting with you, Amana. I think Arshia भी इसका काफी अच्छा आंसर दे पाएंगी, because जियोपॉलिटिक्स पे काफी नजर रखती है, बट मैं जो थोड़ा बहुत समझ पाती हूँ मैं उसके हिसाब से आंसर दूंगी। जैसे मैं यूएई गई थी, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि दुबई, सॉरी नॉट यूएई, दुबई, मैं ये नहीं कहूंगी यूएई में ही है, आता है ना, यूएई में और भी है, इस शारजा में पूरा शरिया चलता है। तो दुबई में मैं ये कहूंगी कि इट्स नॉट लाइक, इसको डेमोक्रेसी से हम कंपेयर नहीं कर सकते। देयर इज नो फ्रीडम ऑफ स्पीच। इस्लाम उनका स्टेट रिलीजन है, बट साथ में जिस तरह से वो अदर रिलीजन की भी रिस्पेक्ट करते हैं, मतलब वो उन्होंने अप्लाई किया हुआ सबके ऊपर। आप किसी भी रिलीजन की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी धर्म हो। तो जो उन्होंने अपने धर्म को इज्जत दी है, लेकिन ऑफिशियली वो दिया है, बट वो अदर धर्म को भी देते हैं। उन्होंने एक मस्जिद खोली है जिसका नाम उन्होंने मरियम के नाम पे रखा हुआ है, एक इंटरफेथ वो दिखाने के लिए, हार्मनी दिखाने के लिए। अभी तो शेख लोग जा रहे हैं मस्जिदों में, उनके मंदिरों में उनके उद्घाटन पे जा रहे हैं। तो उन्होंने एक डिपार्टमेंट भी बनाया है फॉर कोएग्जिस्टेंस एंड हार्मनी के नाम से, एक मिनिस्ट्री बना दी है। तो वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। एंड बेसिकली जब मैं उनका एक पॉम्फलेट पढ़ रही थी, तो उनका जो मॉडल है वो फ्रेंच ह्यूमन राइट को उन्होंने अडॉप्ट किया है। ये उन्होंने लिखा हुआ है कि हमारा जो रूल रेगुलेशन है वो हमने फ्रेंच के ह्यूमन राइट्स को अडॉप्ट किया हुआ है। आप वहाँ पोर्क भी खा सकते हो, अगर आप नॉन मुस्लिम हो, वो आपको अलग सेक्शन में मिलेगा, बट आपके लिए है। तो इट्स स्टिल अ फार बेटर वे टू लिव, जहाँ पे आपको बुर्के में रहना है रहो, आपको बिकनी जाना है, जब आपको बीच पे जाना है तो आप पहनो, एंड अ वेरी सेफ। आई वुड गिव दैट कि दुबई बहुत सेफ है। एज अ वीमेन यू विल अप्रिशिएट कि इतनी सेफ्टी है यहाँ पे। तो अभी बिगेटरी ऑफ लोअर एक्सपेक्टेशन है, लेकिन जब आप मुस्लिम का हाल देखते हो तो आपको वो कंट्री भी अच्छा लगता है कि ऐसे ही सोसाइटी बना ले भाई, इतना भी कर ले, कोई दूसरे को परेशान नहीं कर रहा। बट कैपिटलिज्म वहां बहुत हावी है, और उस पूरे देश को डिजाइन करने में वेस्ट का हाथ है। रियलिटी यही है। उस कंट्री को मुस्लिम ने खुद से नहीं बसाया, उसमें वेस्ट आए हैं, उन्होंने आर्किटेक्चर से लेके बहुत कुछ किया हुआ है। अब जो कंट्री मुझे लगता है कि जो हम थोड़ा आइडियल के तौर पे देख सकते हैं, टर्की। तो टर्की का सिंपल सा है, मुझे लगता है कि अगर किसी मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री में कहीं पे सेक्युलरिज्म, प्रोग्रेसिव माइंडसेट लाने में किसी ने आज तक सक्सेस पाया, तो वो क्लासिक लेफ्ट है। जो क्लासिक लेफ्ट रहे हैं या ब्रूटल सेक्युलर रहे हैं, उन्होंने टॉप टू डाउन अप्रोच किया है। थोड़ा उसमें आप ये भी बोल सकते हैं कि इन्फोर्स है, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने सोसाइटी को चेंज कर दिया है बहुत हद तक। इवन आप ईस्ट ये जो ऊपर थोड़े हैं, क्या कहते हैं, सेंट्रल एशियन मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री में जाएंगे, वहां भी आपको ऐसे ही हालात देखने को मिलेंगे। बहुत हद तक वो चेंज है। अजरबैजान, हाँ, आई थिंक शायद पहला मुस्लिम कंट्री है जिन्होंने अपने आप को ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया था कि हम एथीस्ट हैं, मतलब वी डोंट हैव एनी स्टेट रिलीजन। आई हैव टू चेक, बट दैट इज आल्सो देयर। इंडोनेशिया का जहां तक मुझे लगता है उन्होंने अपने कल्चर को सिक्योर किया। ऑल्सो इंडोनेशिया में 2015 में एक बहुत बड़ी चीज हुई थी। 2015 में इनका एक इस्लामिक संगठन है जो दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक संगठन है, एन से नाम है उनका नाम मैं भूल जाती हूँ बार बार, नहादल समथिंग करके। वो गवर्नमेंट ने एक्चुअली इसलिए वो इनिशिएटिव लिया था क्योंकि उनको डर था कि कहीं आईसिस यहाँ पर अपनी जड़ें ना जमा ले, और वो हो भी रहा था। तो उन्होंने एक वर्जन ऑफ इस्लाम निकाला था जिसमें वो उन्होंने इस्लामिज्म को ही बिल्कुल उस स्कॉलर संगठन ने रिजेक्ट कर दिया है। इनफैक्ट दे आर नाउ डिस्कसिंग कि जो वर्ड काफिर है आज के जमाने में वो कितना रिलेवेंट है। तो इस तरह का जो इस्लाम का वर्जन वहां पे आ रहा है, पूरी वर्ल्ड उनको देख रही है, एंड उसमें
अपने कल्चर को ना छोड़ना भी एक बहुत बड़ा रीजन है। तो मुझे लगता है कि ये तीनों कंट्री का अलग अलग एस्पेक्ट है, जिसमें इंडोनेशिया मुझे बहुत ही यूनिक लगता है बेसिकली। बाकी अर्शिया जी। Arshia, your thoughts on Turkey, Tunisia, and UAE? I'm going to pick up country-wise, and of course, I see everything geopolitically. Let's take up, for example, Turkey. Turkey का जो state अभी है, अमाना सही कह रही है, it's one of the most secular Muslim countries, but it's all because of Kemal Atatürk, right? Kemalism, enforce करना, Ottoman Caliphate totally abolish कर देना। मैं हमेशा दोनों साइड्स देखती हूँ। तो मुस्तफा अक्योल को जब मैंने पढ़ना शुरू किया, आई रियलाइज्ड कि ही कॉल्स इट सेक्युलरिज्म विद गन्स, क्योंकि उनके वालिद साहब को शूट किया था द अतातुर्क्स सोल्जर्स एंड एवरीथिंग, एनफोर्सिंग सेक्युलरिज्म जो हम कहते हैं। बट एट द सेम टाइम व्हेन आई वाज वेवरिंग कि पता नहीं सेक्युलरिज्म विद गन्स होना चाहिए कि नहीं, आई हैव दिस वंडरफुल फ्रेंड बशक दिसी. She's Turkish, and I think she lives in Holland. She's married to a Dutch person. But she made me realize कि कमाल अतातुर्क का कितना important था वो abolish करना and टर्की को modernization के path पे लाना women के लिए. Her grandmothers and her mothers, and वो खुद भी इतनी enlightened है. I've had a big discussion with her about secularism in the 21st century on Clubhouse. वो recorded है मेरे club पे. वो चीज ने मुझे फिर अगेन आई डिडंट वेवर, लेकिन ये था कि वो साइड भी मुझे देखने को मिला कि अगर हम सेक्युलरिज्म को इन्फोर्स करते हैं तो हाउ मच लाइफ कैन बी बेटर, स्पेशली फॉर वुमेन। तो अगर आप टर्की को मानते हैं कि इट कैन बिकम वन ऑफ द रोल मॉडल्स, इट इज ऑल बिकॉज सेक्युलरिज्म वाज एनफोर्स्ड बाय कमाल अतातुर्क एंड ही वाज वेरी ब्रूटल अबाउट इट। ठीक है, तो अगेन राइट, या तो हमको ब्रूटली एनफोर्स करना है, क्योंकि अगर हम ऐसे ही वो पहले आप करते रहेंगे तो उसमें फिर व्हाट हैपेंस, व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया। इफ आई देन टेक अप टुनीसिया, टुनीसिया डिड अ वंडरफुल थिंग रिसेंटली। उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन रेफरेंडम के लिए डाल दिया। उसमें मुस्लिम्स का भी ऑपोजिशन आया कि ये ऐसा कर नहीं सकते, बट इट्स नाइस टू सी मुस्लिम कंट्री putting up a constitution for referendum, whether they wanted to make it कि it's not going to be an Islamic republic anymore, it's going to be a democracy, they won't be a religious country anymore. I think Tunisia के बहुत अच्छे scholars हैं. My favorite is Anwar Majid. He is settled in America. He's a Tunisian American. वो टिंगिस मैगजीन करके चलाते हैं, एडिट करते हैं, and उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है जिसका मैं जिक्र करती रहती हूँ, A Call for Heresy, Why Dissent is Vital for Both Islam and America, since he settled in America. तो I think Tunisia का influence French रहा है, must have been a colony, and because again the French constitution comes in place, so Tunisia, Morocco, ये बड़े प्रोग्रेसिव नेशंस हैं, इस्लामिक प्रोग्रेसिव नेशंस, जिनमें स्केप्टिक हेरेटिक स्कॉलर्स आपको ज्यादा तादाद में मिलते हैं, एंड दे डू नॉट जेल देयर ब्लास्फेमर्स, दे डू नॉट डू दैट. I think then you talked about UAE. My Amana जो कह रही है दुबई के बारे में, मेरे my sister is settled in Abu Dhabi, and मेरे बाबा जाते रहते थे उससे मिलने के लिए. वो जब वापस आए पहली ट्रिप से, वो जाते रहते थे, लेकिन पहली ट्रिप जब उनकी हुई तो वापस आके वो मोहल्ला कमेटी के प्रेसिडेंट थे श्रीनगर में, कश्मीर में, एंड वहाँ के मस्जिद का वो थोड़ा उनका मैनेजमेंट उनके हाथ में था. तो वो जाके उनको समझाने लगे कि लाउड स्पीकर का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मस्जिद के बाहर नहीं सुनाई देता, आप मस्जिद में बैठ के गॉसिप नहीं कर सकते हैं, कुरान पढ़े हुए हैं, एवरीबडी इज रीडिंग इट, एंड आप ये सारा जो करते हैं ना, मतलब सुबह की फजर नमाज छोटी है क्योंकि काम पे जाना है, आप बैठ के वहां पे वो सारा तरावी वरावी वो सब नहीं कर सकते हैं. सो ऑल ऑफ दीज न्यू थिंग्स दैट ही वाज स्पीकिंग, एंड पीपल डिड नॉट टेक हिम सीरियसली एट फर्स्ट. लेकिन जैसे जैसे एक्सपोजर जाता गया एंड पीपल स्टार्टेड गोइंग देयर. सो अमाना इज राइट, लेकिन मैं इसको जियोपॉलिटिकली देखती हूँ मिडिल ईस्ट को, कि आपका सिटीजन दूसरे कंट्रीज में रिस्पेक्ट हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी कैसी है, राइट? आप सबको पता है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट कितना फेमस है वर्ल्ड ओवर, राइट? हमको तो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि प्लीज डोंट गो देयर, वरना आप कहीं और जा नहीं सकते. लेकिन इसके मुकाबले में देखें इंडियन पासपोर्ट की कितनी कदर होती है, राइट? आई डोंट थिंक द इंडियन पासपोर्ट सर्व्स, बिकॉज इट इज रिस्पेक्टिंग एवरी अदर रिलीजन. So I think what these Middle Eastern countries realized that they have to have that mutual respect between themselves. Otherwise, their own citizens, their own foreign policies will not be respected. This is a geopolitical truth.
तो आज अगर दुबई में पहली आई थिंक हिंदू टेम्पल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, एवरी मिडिल ईस्टर्न कंट्री इज लाइनिंग अप टू make partnership with Israel, trying to recognize it. All these cosmetic changes which are coming in Saudi Arabia due to MBS, ये सब जियोपॉलिटिकल प्रेशर है, क्योंकि अब वो रियलाइजेशन आ गई है कि हमको हार्मोनियसली रहना है, ट्रेड करना है, ठीक है, इकोनॉमिक रियलिटी ये है, हम सबकी प्रायोरिटीज क्लाइमेट चेंज होनी चाहिए, न कि फिरका परस्ती, एज ही सेड, सेक्ट्स में आपस में लड़ना है, एवरीथिंग, राइट? तो ये है व्हाई दुबई इज काइंड ऑफ रोल मॉडल। इंडोनेशिया का आई थिंक वो डेमोग्राफी इज डिफरेंट। आई सी इंडोनेशिया एंड मलेशिया एज बोथ, क्योंकि मलेज आर देयर, राइट? मलेशिया में दे हैव अ हिंदू पॉपुलेशन आल्सो। आई हैव मले फ्रेंड्स, यूके में सेटल्ड हैं, हम लोग बातचीत करते रहते हैं, इट्स अ नाइस फेमिनिस्ट ग्रुप देयर, एंड दे टेल मी द रियलिटीज ऑफ इंडोनेशिया एंड ऑल। ऐसा नहीं कि इंडोनेशिया में रेडिकलिज्म नहीं है, and I think Zakir Naik, the first country he wanted to settle down was that only, when he fled from India, I think so. I have this vague but again, Malaysia, geopolitical reality, they have to keep it together. It's like what India did in 1947, brought every diverse thing, these people together and created the idea of a nation. So I think that's what they have long back, realized it long back. So yes, these are role models, but every country, Turkey's history is different. It got enforced secularism, right? I may not be in that favor, like in realistically, I realize it had to be done, right? Tunisia, it's the French influence. Colonialism is not a good thing, but in somehow, Tunisia and Morocco, it was a very good thing. We need to get sized thoughts on that. Yes, we will, inshallah. And UAE is a geopolitical reality because it's just woken up to the fact कि a Hindu temple needs to be built there. तो मैं, चूंकि मेरा नेचर स्केप्टिक है, तो मुझे पता है कि ये क्यों प्रेशर आया, ऑयल खत्म होने लगा है, एंड सऊदी के ये चेंजेस आ रहे हैं, तो मेरे को पता है द डेवास्टेशन दैट दे डिड बाय एक्सपोर्टिंग दैट वहाबी इस्लाम, मेरे रीजन ने सबसे ज्यादा सफर किया है, राइट? कश्मीर हैज सफर्ड अ लॉट, तो मैं तो उनको कभी उस चीज के लिए माफ कर नहीं सकती, इसीलिए मैं हमेशा स्केप्टिकली देखती रहती हूँ कि वो जो चेंजेस कर रहे हैं एवरीथिंग। मैंने पिछले भी वीडियो में कहा था कि ठीक है, अगर वो ड्राइविंग अलाउ कर रहे हैं विमेन को, लेकिन रैफ बादावी को फिर वो ट्रैवल क्यों नहीं करने दे रहा है? उसकी तो सजा खत्म भी हो गई। सो दीज रियलिस्टिक क्वेश्चन। जमाल खशोगी का वो मैं भूल नहीं सकती, द मर्डर एंड एवरीथिंग। यू डू नॉट डू दैट, यू डू नॉट मर्डर योर ओपोनेंट्स, ठीक है? लॉन्ग वे टू गो फॉर सऊदी। एंड देन इंडोनेशिया, द डेमोग्राफिक्स ऑफ इट। तो ये है आई थिंक द Muslim world, wherever it is, whether it's in the Middle East or India or Europe में or Western North America, they have realized कि आपको हार्मोनियसली कोएग्जिस्ट करना है, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट करना है, एक सर्टेन इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं एंड इनको करना है, नॉट विद स्टैंडिंग द यूएन व्हिच इज अनइन्वॉल्व्ड इन पीस, बट ये रियलिस्टिकली है कि आपको इकट्ठे रहना पड़ेगा, उसके लिए आपको आपके सिटीजन्स जहां कहीं भी हैं वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। Right? That was brilliant masterclass. Tahir, this is going to be very tough. Thank you. I want to now, so you come up from the theological and social framework. पर मैं ताहिर साहब का सुनना चाहती हूँ। हाँ, I'm learning a lot from you. मैं बहुत सीख रही हूँ आपसे। मैं अभी ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने तो मतलब जो जवाब था वो सारा जवाब दे दिया आपने। अभी जो आपने जवाब रखा है वही जवाब है उसका, कि जियोपॉलिटिकली हम देख सकते हैं इन सब बातों को। और जो आपने कहा कि टर्की के मामला में कि इट वाज अतातुर्क, उसने ही किया है और इन्फोर्स किया गया है चीजों को वहां पर, और ऑब्वियसली तो सारी चीजें हिस्ट्री में मौजूद, हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन जो भी हुआ है वो अच्छा हुआ है, वहां के लिए अच्छा हुआ है। और हम देख रहे हैं आज के वक्त में कि जितने भी इस्लामी मुल्क हैं उसमें सबसे लिबरल अगर कोई नजर आता है हमें तो टर्की है ऑब्वियसली। टूनिशिया का जो कॉलोनियल एक रीजन है, टूनिशिया है, अल्जीरिया है और आपके मोरक्को है, ये सारे कंट्रीज जो थे, लीबिया को भी इटली ने किया था हालांकि कॉलोनाइज, लेकिन फिर भी वो वहां पर वो इन्फ्लुएंस नहीं हो पाया जो फ्रेंच कॉलोनियलिज्म की वजह से जो इन्फ्लुएंस मिला था। और उसका बदलाव वहां के लोगों के अंदर पहले से भी था और धीरे धीरे करके वो माइंडसेट वहां पर चेंज भी हुआ है काफी हद तक। खास करके वहां के जो स्कॉलर्स हैं अभी के वक्त में वो वाकई ओपनली लिखते हैं, बहुत अच्छी बातें लिखते हैं। कई सारे स्कॉलर्स हैं वहाँ के, फेमस स्कॉलर टूनिशिया के भी और अल्जीरिया के भी। तो ये चीजें आपने बिल्कुल सही रखी। यूएई का जो मामला है, मिडिल ईस्ट का, पूरे मिडिल ईस्ट का हम देखते हैं
तो वो तो बिल्कुल है कि जो बात है कि भाई पूरी दुनिया के साथ अगर अच्छे ताल्लुकात रखने हैं तो उसका फिर आपको जो है रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलेगा, अदरवाइज फिर आप एक कोने में कर दिए जाओगे, कॉर्नर्ड हो जाओगे, और उसके बाद फिर आपको जो है बहुत सारे सफरिंग देखने को मिल सकते हैं। तो जो बातें आपने रखी मैं उससे पूरी तरह से मुत्तफिक हूं। सॉरी, आप आई वांट यू टू ब्रीफ द ऑडियंस। डिस्कशन से पहले आप यूएई के चीफ मुफ्ती की बात कर रहे थे और कैसे हाँ, मुस्लिम ब्रदरहुड के अगेंस्ट भी, तो अगर आप मुस्लिम ब्रदरहुड के अगेंस्ट भी जो उन्होंने स्टांस लिया है जो सब मुस्लिम्स का होना चाहिए, उस पे अगर रोशनी डालते कि यूएई का वो एक एनलाइटेंड तो रहा है 30 साल पहले, बिकॉज बाकी यूएई मिडिल ईस्ट कंट्रीज का वो नहीं था, तो अगर उस पे आप यूएई जो है वो एक अलग तरीके से एक नजरिया रखते हुए आया है, शुरू से ही हमने देखा है, और खास करके पिछले 30 सालों में कि वहाँ के जितने भी ग्रैंड मुफ्ती रहे हैं तो उनका कोई भी ऐसा फतवा, यानी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा मसला है कि कोई भी ऐसा फतवा नहीं आया है जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट करे, खास करके वहाबी इस्लाम को, क्योंकि गल्फ में वहाबी इस्लाम का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ, खास सऊदी के जब सऊदी अरब का जब कहते हैं कि आगाज हुआ है उसके बाद से, और लगभग गल्फ की जो कंट्रीज है वो वहाबी इस्लाम को ही प्रमोट करती है। बावजूद उसके यूएई जो है उसने वहाबी इस्लाम को बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं किया, और बहुत सारे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस दरमियान में आगे बढ़े हैं उनके अंदर जो फंडिंग होती हुई आई है वो भी हमें यूएई से ज्यादा नजर नहीं आती। कोई इंडिविजुअल वहां का आया हो सामने वो बात अलग है, लेकिन गवर्नमेंट कभी भी इस बात में सामने नहीं आई है, ना उसके ऊपर कोई ब्लेम हुआ है। लाइक कतर का हम जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, यमन को भी हम जानते हैं, इवन कि ओमान का भी नाम रह चुका है, हालांकि ओमान भी काफी लिबरल कंट्री है बावजूद उसके। लेकिन यूएई का जो मामला रहा है वो पिछले 30 सालों में बहुत मुख्तलिफ रहा है, वहां से एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट करते हुए नहीं देखा गया जी। So I think these are the things they've done correctly. But like I said, masterclass which Arshia gave in the entire real understanding of Turkey, Tunisia, and UAE. Right. So we'll end back to where we started. I'm still divided about Turkey because, you know, if you read Mustafa Akyol's chapter in his Muslim Minds, he describes how his father was put against a wall and the guns of secularism were trained. It's a firing squad basically. मैं वो accept नहीं कर पाती, मेरा पूरा being उस चीज को accept नहीं कर सकता. I would prefer living there, you know, with extremism rather than to have secularism enforced with guns. Lekin Bashak Dizi, my Turkish friend, you know, she was brutal in my rebuttal कि नहीं क्या बात कर रही हो तुम, हमारी women के लिए कितना अच्छा रहा है अतातुर्क का ये, you know, एजुकेशन सिस्टम, उसने अपने क्लासरूम डिस्क्राइब किया, अपना करिकुलम डिस्क्राइब किया, एंड वो जो एम्पावरमेंट उसके ग्रैंडमदर्स को है, उसकी आंट्स को है, शी सेज आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगी मिडिल ईस्ट में कि टर्किश वुमेन कितना इंडिपेंडेंट है, कितना एम्पावर्ड है. तो दैट अगेन फोर्स्ड मी टू रीथिंक, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मानता कि सेक्युलरिज्म विद गन्स, यू नो, आई कैन नॉट गेट दैट इमेज आउट ऑफ माय माइंड. हिज फादर अगेंस्ट अ फायरिंग स्क्वाड, मतलब फादर, यू नो, आई लव माय फादर, तो आई कैन नॉट गेट इट आउट. तो ये मेरा अभी डिलेमा चल रहा है. आई वुड लव टू हैव अ डिस्कशन विद ताहिर समडे कि हम एनफोर्स सेक्युलरिज्म कर सकते हैं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. राइट, यू शुड पुट अप दिस बिकॉज़ आई एम लर्निंग अ लॉट फ्रॉम ताहिर साहब. In fact, picking from where Amana said, there is no enforced secularism in India. So there is no secularism with guns. That's another thing. And now let us know, you had 4 Indian Muslims from different backgrounds, different experiences tell you that victimhood of nonsense of Indian Muslims being under victim is the biggest propaganda against India. The biggest. There is nothing like that. Rather, you can talk about the benefits and the appeasement. Individual cases of justice, yes, always. But this collective shaming of the world's most diverse country, we are not buying into it. India has its fault lines, no doubt about it. Anti-Muslim bigotry is there. Like I said, I do face it in my workplace. But this is again a legacy of the partition. Right? And again, the same cabal which is saying that Muslims are oppressed in India is exploiting these fault lines. So what happens that if there is a lynching case, wo media usko uchal dete hain. If you see people who are documenting NDTV, whenever the victim is a Muslim, they will say Muslim man killed by. But if the perpetrator happens to be Muslim, they will say man killed by, you know.
तो ये है। नॉट टू मेंशन कि एंटी मुस्लिम बिगेटरी नहीं है, मैं इसको इस्लामोफोबिया नहीं कहती बिकॉज दैट्स अ टोटली डिफरेंट प्रॉब्लमेटिक टर्म। इट्स ईदर मुस्लिम फोबिया और व्हाट वी कॉल एंटी मुस्लिम बिगेटरी। तो ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन अगेन मैं इसमें हामिद दलवाई के कंक्लूजन पे ही, और यही मैंने अपना बेस भी बनाया है मेरी किताब का, कि हिंदू एक्सट्रीमिज्म इज अ रिएक्शन टू मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म। इफ वी टेक केयर ऑफ मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म, Hindu extremism will automatically go away. Why? क्योंकि उनके नेचर में नहीं है, उनके कल्चर में नहीं है, उनके थियोलॉजिकल सिस्टम में नहीं है एक्सट्रीमिज्म। दे आर वेरी एक्सेप्टिंग पीपल। आप सोचिए ना, उनमें जो नॉन बिलीवर भी है उसका भी उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी निकाला है, नास्तिक, राइट? एंड यू नो द वे दे से कि आई डोंट, यू आर अ हिंदू इफ यू बिलीव, आई डोंट बिलीव, यू स्टिल अ हिंदू। तो उनका वो बड़ा अच्छा रहता है, वो आपको वो तकफीरिज्म नहीं करते हैं कि नॉट अ गुड इनफ हिंदू, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये है कि एंटी मुस्लिम बिगेटरी, यस, यू विल हैव टू एक्नॉलेज इट, बट अगेन एक्सप्लॉइटेड बाय द वेरी कबाल जो ये कह रहा है कि मुस्लिम्स आर ऑप्रेस्ड इन इंडिया। So with that thought, that would be our ending power punch shot, like, you know, Arshia slap, and we can see her late amazing Arshia Malik, her husband, her warrior who has been with her and, you know, supported her. Thank you, Tahir, and thank you, Arshia, and thank you, Amna, thank you myself, and thank you for this wonderful discussion. Thank you. And आगे भी ऐसे डिस्कशन करते रहेंगे हम। Oh yes, absolutely. Please like, share, subscribe, because now we put in a lot of time into this. Takes another 50% of our work. Thank you, everyone. Have a great weekend. तो हल कैसे निकले? दोनों एक साथ नहीं चल सकते। तो हल क्या हो, कैसे निकले आप? हल कोई मुसलमान ने अपना ही नहीं किया हल को, वो तो फौरन पत्थर मारते हैं, फौरन बम मारते हैं। जब हल इख्तियारी नहीं किया तो हम क्या राय दे सकते उसको? तो आपके हिसाब से मुसलमान खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं? मुसलमानों का पहला काम यही है, चाहे फ़लस्तीन हो चाहे कश्मीर हो, कि वो दिल से माने कि हमें आज जैसे वायलेंस नहीं करना है, बिल्कुल वायलेंस, सिर्फ वो करना है, पीसफुल नेगोशिएशन। और जो मौके हैं हमारे लिए तजारत के, टूरिज्म के, उसको अवेल करना है। यानी इशू के मामले में नेगोशिएशन